मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके। कल रात हुए हत्या के हमले के बाद निषिद्ध नगरी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई थी। सोंग किंगशू रास्ते में गश्त कर रहे दर्जनों गार्डों से बचते हुए अंततः अपने कमरे में लौट आया। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी रोशनी से चमकता हुआ एक खंजर उसकी गर्दन पर रख दिया गया और सोंग किंगशू का दिल अचानक नीचे गिर गया। सोंग किंगशू, मैं बड़े भाई युआन का बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगी। जिया किंगकिंग के बोलने से पहले ही सोंग किंगशू ने अपने कपड़ों पर खून की एक बूंद गिरा दी और बेहोश हो गई। अरे, तुम क्या चाल चल रहे हो? दूसरे व्यक्ति को अपने ऊपर बेजान होकर गिरते देख जिया किंगकिंग चौंक गई और जल्दी से उसे धक्का देकर दूर कर दिया। सोंग किंगशू को सीधे जमीन पर गिरते देख शिया किंगकिंग ने भौहें चढ़ाईं, नीचे बैठ गई और जब उसने उसकी नब्ज जांची तो वह बेहद कमजोर महसूस हुआ। फिर उसने उसकी नाक की नोक के नीचे उंगलियां रखकर उसकी सांस की जांच की। शिया किंगकिंग खड़ी हुई और जमीन पर मरणासन अवस्था में पड़े सोंग किंगशू को देखा। चेहरे पर संघर्ष का भाव लिए उसने दांत पीसते हुए कहा, चून कि तुम मर रहे हो, इसलिए हमारा बदला लेने का विचार व्यर्थ हो जाएगा और अब तुम अपना बचाव खुद कर सकते हो। पता चला कि सोंग किंगशू और डोंगफेंग बुबाई पूरे रास्ते एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और आखिरी लड़ाई में जब वह वापस लौटा तो लगभग भोर हो चुकी थी। सोंग किंगशू सिर्फ पहरेदारों का ध्यान भटकाना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतना समय लगेगा। उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर दबाव बहुत हल्का था, इसलिए वह आसानी से खुद को छुड़ा पाए। अपने कपड़े पहनने के बाद वह घर में घात लगाकर सोंग किंगशू पर अचानक हमला करने का इंतजार करने लगी। ये जानते हुए कि भोर होने के बाद महल से भागना इतना आसान नहीं होगा, जिया किंगकिंग ने सोंग किंगशू से स्वर्ण सर्प तलवार ली, दरवाजा खोला और घर के बाहर गायब हो गई। आधी अगरबत्ती जलाने के बाद जिया किंगकिंग चली गई और वापस लौटी। सोंग किंगशू को अभी भी स्थिर देखकर उसका चेहरा बदल गया और अंत में उसने गुस्से से पैर पटका, अपने चांदी जैसे दांतों को भींचते हुए बुदबुदाया, पिछले जन्म में मैं तुम्हारी बहुत ऋणी थी। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह नीचे झुकी और सोंग किंगशू को बिस्तर पर लिटाया, अपनी बाहों से एक गोली निकाली और उसके मुंह में डाल दी, जिससे उसकी वास्तविक ऊर्जा उसके शरीर में स्थानांतरित हो गई और उसे औषधीय शक्ति को पचाने में मदद मिली। 1 घंटे बाद जिया किंगकिंग थक चुकी थी और उसके माथे पर हल्का पसीना था। वह बिस्तर से उछलकर उठी, मानो खुद को समझा रही हो। उसने मन ही मन कहा, कल रात तुमने मेरी जान बचाई और मेरे घाव पर पट्टी बांधी, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। बस एक बार। पता नहीं कितनी देर बाद मेज पर लेटी हुई सो रही जिया किंगकिंग को अचानक एक कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वह जाग उठी और जल्दी से बिस्तर की ओर देखा तो उसे सोंग किंगशू को पानी पानी बुदबुदाते हुए सुनाई दिया। शिया किंगकिंग ने अनजाने में एक गिलास पानी डाला, बिस्तर के सामने बैठ गई और धीरे धीरे उसे पानी पिलाने लगी। वह अचानक चौंक उठी, मैं उसकी इस तरह सेवा क्यों कर रही हूँ? उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपनी पहले की कोमल हरकतें छोड़ दीं और सीधे सोंग किंगशू के मुंह में एक गिलास पानी डाल दिया। खांसी खांसी। सोंग किंगशू अचानक जाग गया। उसने बिस्तर के बगल में जिया किंगकिंग को देखा, उसके होठों पर एक असहाय मुस्कान आ गई। यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बचाओगी। मुझे उस नाम से मत पुकारो। जिया किंगकिंग खड़ी हो गई और ठंडे चेहरे से बोली, मैं तो बस तुम्हारा एहसान चुका रही हूँ क्योंकि तुमने पहले मेरी जान बचाई थी। सोंग किंगशू उठने की कोशिश करते हुए उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगा, क्या तुम पहले मुझे मारना नहीं चाहती थी? मैं, शिया किंगकिंग, स्पष्ट द्वेष और शिकायत रखती हूँ। मैं किसी के खतरे का फायदा नहीं उठाना चाहती। जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें मार डालूंगी। शिया किंगकिंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मास्टर युआन से मुकाबला मैंने नहीं किया था, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? सोंग किंगशू को बेहद अपमानित महसूस हुआ। मुझे परवाह नहीं, तुम वैसे भी सह अपराधियों में से एक हो। युआन चेंगजी के बारे में सोचते ही जिया किंगकिंग का चेहरा बिगड़ गया। ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच की दोस्ती को देखते हुए क्या तुम अंत में मुझे मार सकती हो? सोंग किंगशू ने मजाकिया मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हारे साथ मेरी कैसी दोस्ती है? शिया किंगकिंग ने गुस्से से कहा, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद हिचकिचाते हुए बोली, अगर तुम मुझे बदला लेने में मदद कर सको तो शायद मैं तुम्हें न मारने पर विचार करूंगी। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारी मुझसे दोस्ती नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? सोंग किंगशू ने आंखें घुमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करते कि तुम खुद को मुझे सौंप दोगे। जिया किंगकिंग भयभीत और क्रोधित थी और स्वर्ण सर्प तलवार निकालने ही वाली थी कि तभी वह सोच में पड़ गई। उसका चेहरा मानो बर्फ और हिम के पिघलने जैसा लग रहा था और उसने धीरे से कहा, ठीक है। क्या आप सच कह रहे हैं? अब सोंग किंगशू की बारी थी आश्चर्यचकित होने की। बिल्कुल सच है। अगर आप मुझे बदला लेने में मदद कर सकते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपकी दासी या दासी बनने को तैयार हो जाऊंगी। जिया किंगकिंग देखने में ठीक लग रही थी, लेकिन उसने मन बना लिया था।
बदला लेने के बाद वह आत्महत्या कर लेगी और अपने बड़े भाई युआन के पीछे चली जाएगी। सोंग किंगशू ने मानो उसे समझने की कोशिश करते हुए सीधे उसकी ओर देखा और अचानक शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम युआन अपने पति का बदला लेने के लिए इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार हैं। और सोंग को ये बात बहुत पसंद आई। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपका इरादा क्या है, लेकिन अगर आप बदला लेना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? जिया किंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और अनजाने में ही उसका हाथ पकड़कर पूछा। बिल्कुल सच है, लेकिन अगर तुम मुझे हिलाना बंद नहीं करोगे तो मुझे डर है कि तुम्हारा इकलौता मददगार मर जाएगा। सोंग किंगशू की बातें सुनकर जिया किंग शर्म से जीभ बाहर निकालकर उसका हाथ छोड़ दिया। यदि तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें पहले ये जानना होगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। क्या तुमने वाकई पता लगा लिया है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? सोंग किंगशू ने पूछा। कुत्ते सम्राट कांगशी और डोंगफांग बोबाई, जिया किंग ने दांत पीसते हुए कहा। जैद सम्राट शिखर की लड़ाई के बाद आखिरकार किसी ने उस युवक की असली पहचान का पता लगा लिया जो स्त्री जैसा दिखता था। क्या मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ? सोंग किंगशू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। बिल्कुल नहीं, जिया किंग ने शर्मिंदगी भरे लहजे में जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ लाली आ गई थी। ठीक है, मेरी मार्शल आर्ट के बारे में आपका क्या विचार है? सोंग किंगशू ने कहा। शिया किंग ने कुछ देर सोचा और उसके मन में वह दृश्य उभर आया जिसमें उसने कई बार अपनी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया था, और अंत में उसने कहा, यह बहुत ऊंचा है, ये बड़े भाई युआन के अधीन नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको पता है कि मुझे इतनी बुरी तरह से किसने और किससे चोट पहुंचाई? सोंग किंगशू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मुझे कैसे पता चलेगा? क्या तुम महल के भीतरी पहरेदारों को आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? जिया किंग ने अचानक प्रतिक्रिया दी और गुस्से से भरे चेहरे के साथ बोली, क्या ये डोंगफांग बोबाई हो सकता है? हाँ बिल्कुल, सोंग किंगशू ने आह भरते हुए कहा। आज रात मेरी किस्मत खराब थी और संयोग से मेरी उससे मुलाकात हो गई। अगर मेरी चतुराई न होती तो मुझे डर है कि आप मुझे फिर कभी नहीं देख पाते। अगर तुमने मुझे बचाया न होता तो तुम ऐसे खतरे में न पड़ते। जिया किंग का दिल नर्म पड़ गया और उसकी आंखों में अचानक कोमलता आ गई। खैर, देर सवेर मुझे उससे लड़ना ही पड़ेगा। आज तुम्हारी वजह से मैंने न सिर्फ उसके पूरे बल के हमले की ताकत देखी, बल्कि किस्मत से मेरी जान भी बच गई। ये तो कोई बुरी बात नहीं है। उन दोनों के बीच लड़ाई का दृश्य याद करते हुए सोंग किंगशू ने सोच विचार करते हुए सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपकी मार्शल आर्ट बड़े भाई युआन से कहीं बेहतर है, शिया किंग ने दयनीय भाव से कहा। अगर बड़े भाई युआन भी चाल और मार्शल आर्ट में इतने ही कुशल होते तो वे अपनी जान बचाकर भाग सकते थे। सोंग किंगशू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह एक जैसा नहीं है। मास्टर युआन के खिलाफ जानबूझकर साजिश रची गई थी और वे अप्रस्तुत थे, लेकिन मैंने डोंगफेंग बोबाई की मार्शल आर्ट बहुत पहले देखी थी। भाई सोंग, उस कमीने डोंगफेंग की मार्शल आर्ट इतनी उन्नत है, क्या मैं कभी अपने जीवन में उससे बदला ले पाऊंगी? शिया किंग की आंखें थोड़ी खोई हुई थीं। जरूरी नहीं, सोंग किंगशू ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाए। शिया किंग अभी कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी दूर से एक आवाज आए, आज महल में बहुत चहल पहल है, डोंगफांग को रात को नींद नहीं आ रही है। मैं यंग मास्टर सोंग के साथ एक ड्रिंक लेना चाहती हूँ, पता नहीं यंग मास्टर सोंग मुझे इज्जत देंगे या नहीं। कमरे में मौजूद दोनों लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। जिया किंग ने दांत पीसते हुए गोल्डन सरपेंट स्वॉर्ड निकाली और डोंगफेंग बोबाई से लड़ने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन सोंग किंगशू ने उसे कसकर रोक लिया और कहा, अगर तुम इस तरह बाहर जाओगी तो मर जाओगी, मुझ पर भरोसा रखो, मेरे पास हमें बचाने का एक तरीका है। शिया किंग चौंक गई, काफी देर तक मन ही मन सोचती रही और अंत में तलवार को म्यान में रखते हुए दांत पीसकर बोली, ठीक है, मैं एक बार तुम पर भरोसा कर लेती हूँ। अचानक उसने शक भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, इतनी देर से तुम्हारे पास आया है, क्या तुम दोनों अच्छे दोस्त हो? सोंग किंगशू ने गंभीरता से कहा, मुझे डर है कि अभी अभी हुई लड़ाई के दौरान मेरी कुछ मार्शल आर्ट तकनीकें उजागर हो गईं। इससे डोंगफेंग बोबाई को मुझ पर शक हो गया, और अब अगर वह मेरी गंभीर चोटों को देख ले तो मुझे डर है कि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। भाई सोंग, क्या मुझे कुछ देर के लिए छिप जाना चाहिए? नहीं तो अगर वह आपके कमरे में एक और व्यक्ति को देख लेता है और फिर उसे आज रात महल में मौजूद हत्यारे से जोड़ देता है तो मुझे डर है कि भाई सोंग, आपका भेद खुल जाएगा। शिया किंग ने भी चिंता से कहा। एक और व्यक्ति? सोंग किंगशू के दिमाग में एक कौंधी और उसे अपने दिल में कुछ अस्पष्ट सा एहसास हुआ। कोई ज़रूरत नहीं, छिपने की भी कोई ज़रूरत नहीं। डोंगफेंग बोबाई की मार्शल आर्ट के सामने चाहे तुम कमरे में कितनी भी अच्छी तरह छिप जाओ, उसकी नज़रों और कानों से नहीं बच सकते। सोंग किंगशू ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। फिर उसने शिया किंग की तरफ देखा और पूछा, यू, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? डोंगफेंग बोबाई की याददाश्त में अपने मार्शल आर्ट करियर की शुरुआत से लेकर 10 साल से अधिक समय तक उसे कोई चोट नहीं लगी थी। उसे आज रात एक बदबूदार लड़के के हाथों चोट लगने की उम्मीद नहीं थी, और उसका सीना भी।
ये सोचते ही डोनफेंग बुबाई के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। उसने सोंग किंगशू के कमरे की ओर देखा और सीधे उसकी ओर चल पड़ा। पता चला कि डोनफेंग बुबाई को यह एहसास हो गया था कि हत्यारे के अंतिम प्रहार से, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, 18 ड्रैगन वशीकरण कला, गर्वित ड्रैगन पश्चाताप का अनूठा कौशल था। आज की दुनिया में केवल लियाओ राज्य के शियाओ फेंग और शियांग्यांग के गुओ जिंग ही इस तकनीक में निपुण हैं। हालांकि डोनफेंग बुबाई कई वर्षों से वुलिन में नहीं आया था, उसने उन दोनों के बारे में बहुत कुछ सुना था। एक घमंडी था और दूसरा ईमानदार। उनके लिए हत्या जैसा घिनौना काम करना असंभव था। जब डोनफेंग बुबाई ने अपने सीने पर 2 सेब रखकर औरत का रूप धारण करने की घटना को याद किया तो उसके होंठ अपने आप फड़कने लगे। इससे पहले शाही अध्ययन कक्ष में सोंग किंगशू के साथ प्रतिस्पर्धा कर चुके और जैद सम्राट शिखर पर उन्हें और जुओ लिंगचान को लड़ते हुए देख चुके डोनफेंग बुबाई को पता था कि सोंग किंगशू की 18 ड्रैगन वशीकरण कलाएं असाधारण थीं और उन्होंने तुरंत उस पर संदेह किया। ये सोचते हुए कि दूसरा पक्ष एक षड्यंत्रकारी प्रतीत होता है, डोनफेंग बुबाई ने पहले अपनी चोट का इलाज कराने का फैसला किया और फिर हत्या करने के इरादे से सोंग किंगशू के निवास पर सच्चाई का पता लगाने के लिए गया। सोंग किंगशू, अगर अभी तुम वहां होते तो मैं तुम्हें मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं देता। डोनफेंग बुबाई ने मन ही मन ताना मारा और कमरे में मौजूद लोगों के जवाब का इंतजार किए बिना उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुस गया। कमरे में प्रवेश करने से पहले डोनफेंग बुबाई ने कई परिदृश्यों की कल्पना की थी, जैसे कि सोंग किंगशू अंधेरे में घात लगाकर बैठा हो और जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आए उससे लड़ने लगे, या वह शांत रहने का नाटक करे और उससे सावधानीपूर्वक निपटे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, डोनफेंग बुबाई को पूरा भरोसा था कि दूसरा पक्ष उसकी आंखों और कानों से कुछ भी नहीं छिपा सकता। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और कमरे का दृश्य देखा तो वह वहीं जम गया। पता चला कि पलंग में स्प्रिंग लगी हुई थी और जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी तो सोंग किंगशू ने अपना सिर घुमाया। डोनफेंग बुबाई को देखकर वह एकदम पीला पड़ गया। उसकी प्रतिक्रिया चुप रहने की थी, मानो उसे इस बात का गहरा डर हो कि डोनफेंग बुबाई को कुछ पता न चल जाए। डोनफेंग बुबाई की दृष्टि कैसी थी? वह देख सकता था कि रजाई में अभी भी एक महिला थी। हालांकि वह उसका सामने का हिस्सा नहीं देख पा रहा था, केवल उसकी बर्फीली सफ़ेद पीठ ही उसके लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त थी कि वह एक बेहद खूबसूरत महिला थी। युवा स्वामी सोंग सचमुच बहुत अच्छे मूड में हैं। आज महल में एक हत्यारा आया था, लेकिन आप यहाँ अपने स्नेह का आनंद ले रहे हैं। डोनफेंग बुबाई ने सोंग किंगशू को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन उनकी मुस्कान वास्तविक नहीं थी। सोंग किंगशू का चेहरा पीला पड़ गया था और बिना कुछ जवाब दिए उसने चुपचाप रजाई को खींचकर अपने बगल में लेटे हुए नाजुक शरीर को ढक लिया। डोनफेंग बुबाई का चेहरा अचानक बदल गया। सोंग किंगशू, तुम इतने साहसी हो, पूरे महल की सभी महिलाएं सम्राट की हैं और तुम उनकी महिलाओं को छूने की हिम्मत करते हो। सोंग किंगशू की आवाज़ कर्कश थी और उसने कड़वाहट से कहा, सोंग अशिष्ट, कामुक और दुराचारी है और आज की यह विपत्ति पूरी तरह से उसकी अपनी गलती है। नेता डोनफांग, आइए कार्रवाई करें। हालांकि यह सोंग जानता है कि वह निश्चित रूप से नेता का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन वह मृत्यु का इंतजार करने वालों में से नहीं है। इतना कहकर उसने अपनी तलवार को अपने सामने तैयार कर लिया, मानो वह अंतिम लड़ाई लड़ रहा हो। 1 मिनट रुको। डोनफेंग बुबाई थोड़ा घबरा गया। क्या मेरा अनुमान सही था? बिस्तर पर लेटी महिला की ओर देखते हुए उसने पूछा, यह महिला कौन है? सोंग किंगशू का चेहरा उदास और अनिश्चितता से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रही है, और अंत में कर्कश स्वर में बोली, ओ पत्नी मी। ओ पत्नी मी। डोनफेंग बुबाई चौंक गया। मैंने सोचा था कि यह महिला कोई खूबसूरत महल की दासी होगी, लेकिन सोंग किंगशू इतना साहसी था कि उसने सम्राट कांक्षी की सबसे प्रिय उपपत्नी मी को छूने की हिम्मत की। उपपत्नी मी, क्या सोंग किंगशू ने तुम्हें मजबूर किया? डोनफेंग बुबाई ने बिस्तर पर लेटी महिला की ओर देखते हुए गहरी आवाज में पूछा, ये सोचते हुए कि अगर सोंग किंगशू ने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके जबरदस्ती फूल चुराया है तो वह इस तरह की गंदगी को इस दुनिया से साफ करने में कोई संकोच नहीं करेगा। नहीं, मैं तो इस रखेल को ही चाहती हूँ। बिस्तर पर लेटी महिला कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोली, उसकी आवाज़ मच्छर की तरह धीमी थी। सोंग किंगशू ने अपने बगल में बैठी महिला पर स्नेह भरी नजर डाली, फिर मुड़ा, मानो उसने मन बना लिया हो, लकड़ी की तलवार जमीन पर फेंक दी और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये सोंग जानता है कि वह नेता डोनफांग का प्रतिद्वंद्वी नहीं है और मरने को तैयार है। मैं बस नेता से दया दिखाने की विनती करता हूँ, उपपत्नी मी की प्रतिष्ठा को कलंकित न होने दें। नहीं, अगर हम मरते हैं तो साथ मरेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले जन्म में हम सच्चे पति पत्नी बन सकेंगे। रजाई से एक गुलाबी और सफ़ेद बाँह निकली और धीरे से लेकिन मजबूती से सोंग किंगशू का हाथ थाम लिया। उन दोनों के बीच स्नेह का ये प्रदर्शन देखकर डोनफेंग बुबाई बहुत अधीर हो गया और मन ही मन सोचने लगा, लगता है हत्यारा सोंग किंगशू नहीं है। अगर वह हत्यारा होता तो उसे मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस सोंग किंगशू ने सम्राट की रखेल को छुआ है। ये तो परिवार के विनाश का पाप है।
ये सोचकर डोनफेंग बुबाई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे तुम्हारे मामलों में दखल देने का समय नहीं है। चूंकि यंग मास्टर सॉन्ग के पास एक खूबसूरत साथी है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उसकी आवाज़ खत्म होते ही वह कुछ ही फीट दूर गायब हो गया। धन्यवाद टीवीबी, अ स्टेप इनटू द पास्ट के लिए धन्यवाद। धन्यवाद गोतियानले। डोनफेंग बुबाई को सफलतापूर्वक धोखा देते देख सोन किंगशू को लगा जैसे उसके शरीर पर पसीने की बूंदें भीग गई हों। गोबलिन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड टीवीबी हांगकांग स्थित एक टेलीविजन प्रसारण कंपनी है। टीवीबी मुख्य रूप से अपने ड्रामा के लिए जानी जाती है। अ स्टेप इनटू द पास्ट उन्हीं ड्रामा में से एक है। इस ड्रामा का एक उपन्यास संस्करण भी है जिसका अनुवाद कोहचुन ने किया है। ये पहला चीनी वेब उपन्यास था जिसे मैंने पढ़ा था। मैं इसकी अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। गुतियानले कहानी का मुख्य पात्र है। दरअसल अहम मौके पर सोन किंगशू ने टीवीबी के अ स्टेप इनटू द पास्ट के एक दृश्य की नकल की। ये वही दृश्य था जिसमें जियांग शाओलोंग ने शिनलिंग जून को राजकुमारी के साथ अपने संबंध के बारे में सुराग देने का नाटक किया था और शिनलिंग जून को यह विश्वास दिलाया था कि लुगोन का गुप्त रिकॉर्ड उसके द्वारा नहीं चुराया गया था। शिया किंग के साथ मिलकर उन्होंने शानदार अभिनय किया। सोन किंगशू जुआ खेल रहा था, इस बात पर दांव लगा रहा था कि डोनफांग बुबाई को केवल अपने हितों की परवाह थी और वह वफादारी और देशभक्ति का रक्षक नहीं था। जब डोनफेंग बुबाई ने देखा कि सम्राट ने हरी टोपी पहन रखी है, तो उसने सम्राट कांगशी को इस रहस्य के बारे में बताने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उदासीनता से चला गया। सोन किंगशू के जानबूझकर किए गए दमन के कारण उसने अपने शरीर पर लगी चोट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बिस्तर से उठो, बगल से थोड़ी रोती हुई आवाज आई। सोन किंगशू जल्दी से बिस्तर से कूद कर उठा, शिया किंग की ओर पीट करके बोला, यह आखिरी उपाय था, मुझे उम्मीद है कि यूयू मुझे माफ कर देगी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझे यूयू कहकर बुलाने की इजाज़त नहीं है। डोनफेंग बुबाई को धोखा देने के लिए रजाई में लिपटी जिया किंग ने केवल अपने अंतर्वस्त्र उतार दिए और उसने सोन किंगशू की त्वचा को छुआ, जिससे उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। तो मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? किंग। यूयू नाम उन दोनों के बीच के भाग्य का प्रतीक था और सोन किंगशू उसे किसी और नाम से नहीं पुकारना चाहता था। भविष्य में मुझे मैडम युआन कहकर बुलाना। शिया किंग ने अपने कपड़े पहने और मन ही मन कसम खाए, जब तक मैं बड़े भाई युआन का बदला ले सकती हूँ, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मैडम युआन, सोन किंगशू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे आपको इस नाम से बुलाना हमेशा अजीब लगता है। शिया किंग ने उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और इसके बजाय पूछा, आपने अभी कहा कि बदला लेने का एक तरीका है, वह क्या है? सोन किंगशू की सांस अटक गई, लेकिन उसके पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैडम युआन भूल गई हों कि मास्टर युआन किस संप्रदाय से संबंधित थे? बड़े भाई युआन ने माउंट हुआ संप्रदाय के एक गुरु और मेरे पिता स्वर्ण सर्प सज्जन से शिक्षा प्राप्त की थी, शिया किंग ने संदेह से कहा। मेरे पिता को मरे हुए कई साल हो गए हैं। जहां तक बड़े भाई युआन के गुरु दिव्य तलवार अमरवानर की बात है, उनकी मार्शल आर्ट शायद बड़े भाई युआन के बराबर ही है। अगर आप उन्हें बड़े भाई युआन का बदला लेने के लिए बुलाना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि बूढ़ा आदमी अपनी जान गंवा देगा। गोबलिन दिव्य तलवार अमरवानर माउंट हुआ संप्रदाय के नेता मू रेनकिंग का उपनाम है। सोन किंगशू ने दरवाजा फिर से बंद किया, अपना सिर घुमाया और धीरे से कहा, सटीक रूप से कहें तो मास्टर युआन ने माउंट हुआ तलवारबाजी सीखी थी। हालांकि सर्वोच्च मार्शल आर्ट का जानकार दिव्य तलवार अमरवानर मू रेनकिंग नहीं है, बल्कि एक अन्य पात्र है जो डोनफांग बुबाई को टक्कर दे सकता है। ये कौन है? जिया किंग की आंखें चमक उठी, उसे लगा कि शायद उसके भाई युआन के संप्रदाय में कोई और गुरु हो सकता है। माउंट हुआ के तलवार संत, जिन्हें विश्व के नंबर 1 तलवारबाज के रूप में भी जाना जाता है, फैंग किंगयांग। सोन किंगशू के विचार चिंतन चट्टान पर हुए युद्ध की ओर लौट गए। फैंग किंगयांग। जिया किंग को वुलिन में इस व्यक्ति के बारे में कुछ अफवाहें याद आ गईं और उसकी खूबसूरत आंखों में आशा की चमक आ गई। हाँ, अगर तुम उसे बाहर आकर माउंट हुआ संप्रदाय के बाकी लोगों के साथ सहयोग करने के लिए मना सको, तो बदला लेना नामुमकिन नहीं है। सोन किंगशू ने मन ही मनाह भरी। कहावत है ना, एक नायक दुखी सुंदरी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसने अपनी योजनाओं के लिए किंग दरबार में बहुत मेहनत की थी। इतनी मेहनत की थी, लेकिन क्या एक शिया किंग के लिए इसे छोड़ना सही था? ठीक है, मैं तुरंत माउंट हुआ जाकर गुरुजी से आगे आने का अनुरोध करती हूँ और देखती हूँ कि क्या हम गुरुजी फैंग किंगयांग को पहाड़ से नीचे आने के लिए मना सकते हैं। जिया किंग माउंट हुआ के लिए तुरंत रवाना होने को बेताब थी। भोर हो चुकी है, अब तुम महल से बाहर कैसे निकल सकती हो? सोन किंगशू ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। इसके अलावा डोनफेंग बुबाई तुम पर कड़ी नज़र रख रहा होगा। अगर तुम बाहर गई तो क्या वह तुम्हें पकड़ नहीं लेगा? कुछ दिन यहीं रहो, फिर हम तुम्हारे पति से बदला लेने की योजना पर चर्चा करेंगे।
शिया किंग ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोली, मुझे यहाँ कुछ और दिन रहने देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? महल में रहते हुए अकेलापन महसूस होता है और कई खूबसूरत महिलाओं की संगति अकेले रहने से कहीं अधिक रोचक होती है। सोंग किंगशू ने इस बात को न तो स्वीकार किया और न ही इनकार किया। सोंग किंगशू को इलाज में मग्न देखकर रात भर तनाव में रही शिया किंग अचानक शांत हो गई। उसे नींद आने लगी और वह बिस्तर पर लेट गई, रजाई को कसकर ओढ़ लिया और बिस्तर के किनारे सतर्कता से बैठे सोंग किंगशू को देखते हुए बोली, मुझे पहले कुछ कहना है। आज एक आपातकालीन स्थिति के कारण ही मैं तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर हूँ। अगर बाद में तुम्हारा कोई बुरा इरादा हुआ तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगी। चिंता मत करो, मेरे पेट के निचले हिस्से में चोट लगी है। बुरे विचार आने पर भी मैं कुछ बुरा नहीं कर सकता। सोंग किंगशू ने अपनी आंखें नहीं खोलीं, वह अपनी वास्तविक ऊर्जा को प्रवाहित करने और अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। शिया किंग चौंक गई और अजीब तरीके से पूछा, क्या तुम ठीक हो? सोंग किंगशू ने अपनी आंखें खोलीं और शरारती अंदाज में उसकी ओर देखते हुए कहा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं ठीक हो जाऊं? मैं चाहती हूं कि तुम मर जाओ। शर्म से लाल होते चेहरे के साथ जिया किंग ने रजाई ऊपर खींची और सोंग किंगशू की ओर पीट करके अपना सिर ढक लिया। हमेशा से मनमोहक और गरिमामयी रही शिया किंग को एक युवती का रूप धारण करते देख सोंग किंगशू अनजाने में मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और ध्यान की अवस्था में लौट गए। कुछ समय बाद अचानक बाहर से झांग कांगनियान की आवाज आए, राजकुमार सोंग, सम्राट ने आपको शाही अध्ययन कक्ष में मिलने के लिए बुलाया है। जब सोंग किंगशू ने आंखें खोलीं तो पाया कि आसमान उजाला हो चुका था। पीछे मुड़कर देखा तो शिया किंग गहरी नींद में सो रही थी। उसके लंबे बाल तकिए पर बिछे नीले रेशमी कपड़े को प्राकृतिक रूप से ढके हुए थे। उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी भौहों में थोड़ी उदासी झलक रही थी। मन ही मन आह भरते हुए सोंग किंगशू समझ गया कि शायद वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसे जगाना उसके लिए ठीक नहीं था। उसने तकिए के पास एक नोट रखा और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। भाई झांग, बहुत दिनों बाद मिले। झांग कांगनियान को देखकर सोंग किंगशू को दयालुता का भाव महसूस हुआ। भविष्य में मुझे उस तरह से मत बुलाना। झांग कांगनियान मुस्कुराया, अधिकारी सोंग अब इस मामूली अधिकारी से कहीं अधिक उच्चपदस्थ अधिकारी हैं। भाई झांग, अगर मैंने ऐसा कहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। जिसकी भी नज़र तेज होगी वह जान जाएगा कि मैं नाम की ही प्रथम श्रेणी की गार्ड हूँ। भविष्य में जब मैं किसी कसीनो में जाऊंगी या राजधानी के किसी वेश्यालय में जाऊंगी तो मुझे भाई झांग से और सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। सोंग किंगशू ने कपड़े पहनते हुए और उनसे दोस्ताना बातचीत करते हुए कहा। झांग कांगनियान के चेहरे पर अचानक शांति छा गई, वह मुस्कुराए और बोले, ये तो स्वाभाविक है। दरअसल अधिकारी वेई इस मामले में विशेषज्ञ हैं। दोनों ने कुछ देर बातचीत की और सोंग किंगशू ने धीरे से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि सम्राट ने अचानक मुझे क्यों बुलाया? झांग कांगनियान शर्मिंदा दिखते हुए बोले, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। सम्राट ने मुझे विशेष रूप से भाई सोंग को सूचित करने का आदेश दिया था और सम्राट के विदा होने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से आपसे मिलने आया। क्या इसका संबंध कल रात हुए हत्या के प्रयास से है, या डोंगफेंग बुबाई ने अपना राज खोल दिया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना दरवाजे के बाहर हजारों सैनिक इंतजार कर रहे होते। झांग कांगनियान नहीं। सोंग किंगशू रास्ते भर यही सोचते रहे। फिर वह जल्द ही शाही अध्ययन कक्ष के दरवाजे के सामने आ गए। मास्टर सोंग, आप अकेले अंदर जाए, मैं यहीं इंतजार करूंगा। झांग कांगनियान को विदाई देने के बाद सोंग किंगशू ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। जब उसने डोंगफेंग बुबाई को अंदर बैठे देखा तो वह चौंक गया। शुभ प्रभात नेता डोंगफेंग, सोंग किंगशू ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। हिबिकस का तंबू गर्म है और वसंत की रात छोटी है। लगता है कि सोंग स्वामी ने सुखद रात बिताई। डोंगफेंग बुबाई ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। मैं नेता डोंगफेंग को एक मामले में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सोंग किंगशू मन ही मन सोच रहा था कि वह सचमुच मरना नहीं चाहता। अगर वह डोंगफेंग बुबाई की मजबूत जान पकड़कर उसे दुश्मन से दोस्त बना ले तो उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं तुम्हारे इन गंदे मामलों में दखल देने के लिए बहुत आलसी हूँ, डोंगफेंग बुबाई ने बेपरवाही से कहा। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सोंग किंगशू का दिल उछल पड़ा और उसने शांत भाव से जवाब दिया, जहां तक इस सोंग का सवाल है, मैं अपनी जानकारी के अनुसार हर बात का जवाब दूंगा। डोंगफेंग बुबाई उसके रवैये से बहुत संतुष्ट हुआ और बोला, तुमने 18 ड्रैगन वश में करने वाली हथेलियां कहाँ से सीखीं? यकीन से। सोंग किंगशू को चुपके से पसीना आ गया और उसने जवाब दिया, ये स्वर पर निर्भर तलवार से आया है। ओह, डोंगफेंग बुबाई ने अपनी पतली सुंदर आंखें खोली और आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग निर्भर तलवार और ड्रैगन वध कृपाण की अफवाहें सच होंगी। लेकिन सिर्फ 18 ड्रैगन वशीकरण कलाओं के साथ यह मत सोचो कि तुम सच में वुलिन पर राज कर सकते हो। हाँ हाँ।
गोब्लिन ड्रैगन कृपाण की धार में सोन राजवंश के सेनापति यूफी द्वारा लिखित सैन्य ग्रंथ बुक ऑफ वोमू छिपा है। इसी तरह स्वर्ग तलवार की धार में नॉर्यिन मैनुअल और गो जिंग की 18 ड्रैगन वशीकरण कलाओं का विवरण देने वाले 2 ग्रंथ छिपे हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से एक या दोनों को प्राप्त करने से इसे धारण करने वाला वुलिन पर राज कर सकता है। चावल चुगती मुर्गी की तरह सोन किंगशू ने सहमति में सिर हिलाया। लीडर डोनफेंग की सनफ्लावर मैनुअल की तुलना में 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स तो कुछ भी नहीं है। वह सोचने लगा, सनफ्लावर मैनुअल का नाम सुनते ही सभी पुरुषों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर इस विधि का अभ्यास करना है तो महल से चाकू चलाओ। ये वाक्य बनावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि सनफ्लावर मैनुअल किसी पुरुष को स्त्री में बदल देता है। कल रात का वह कोमल स्पर्श, ये क्या बकवास है। मैंने सचमुच एक ट्रांसजेंडर महिला की छाती की मांसपेशियों को छुआ, मुझे उल्टी आ रही है। सोन किंगशू के चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखकर डोनफेंग बुबाई ने उदासीनता से कहा, मास्टर सोन के चेहरे के भावों को देखकर लगता है कि आप आश्वस्त नहीं हैं। मेरी हिम्मत कैसे हुई। बेशक नेता डोनफेंग हजारों वर्षों तक वुलिन पर शासन करेंगे। सोन किंगशू अचंभित रह गया और उसके मन में सूर्य चंद्रमा पवित्र पंथ की भविष्य की घटनाओं की रूपरेखा उभर आई। डोनफेंग बुबाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने पूछा, तो आपको इस दुनिया में 18 ड्रैगन वशीकरण शक्तियों को जानने वाले अन्य लोगों के बारे में पता होना चाहिए। वे कौन हैं? 18 ड्रैगन वशीकरण कलाओं की बात करें तो दक्षिणी लियाओ राज्य के राजा शियाओ फैंग और उत्तरी शिया के गोजिंग स्वाभाविक रूप से शीर्ष गुरु हैं। सोन किंगशू ने दूसरे पक्ष के हावभाव पर ध्यान देते हुए कहा। जारी रखो। डोनफेंग बुबाई ने पहले ही इन दोनों लोगों को इस दौड़ से बाहर कर दिया था। जियांगनान में भिखारियों के संप्रदाय के नेता शी होलोंग के बारे में अफवाह है कि 18 ड्रैगन वशीकरण कला में उनकी उपलब्धियों के मामले में वे शियाओ फैंग और गोजिंग के बाद दूसरे स्थान पर हैं। सोन किंगशू के पास अब ज्यादा सोचने का समय नहीं था और वह अपने लिए बचने का रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। जारी रखो। डोनफेंग बुबाई ने मन ही मन सिर हिलाया। शी होलोंग की उम्र सही नहीं थी। भिखारियों के संप्रदाय के 4 महान बुजुर्ग भी हैं और वे 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों की कुछ तकनीकें जानते हैं। इस समय सोन किंगशू की पीठ पसीने से तरबतर थी। क्या यहाँ कोई छोटा है? चलो देखते हैं, लगभग तुम्हारी ही उम्र का। डोनफेंग बुबाई ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। सोन किंगशू को चाहे जैसे भी देखा जाए, ये लड़का पिछली रात वाले व्यक्ति जैसा ही लग रहा था। ओह! सोन किंगशू लगभग डर के मारे कांप गया और जल्दी से बोला, मैंने सुना है कि येलुची लियाओ साम्राज्य के शाही परिवार की युवा पीढ़ी का नंबर 1 गुरु है। वह 18 ड्रैगन वशीकरण कलाओं में भी निपुण है। येलुची। डोनफेंग बुबाई सोच में पड़ गया और अचानक अपना सिर उठाकर मुस्कुराया। मास्टर सोन को मार्शल आर्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। ये तो स्वाभाविक है। आपको बता दूं कि मेरा उपनाम वुलिन का सर्वज्ञानी है और मैं सचमुच वही हूँ। सोन किंगशू को इस समय अपनी बड़ाई करने की कोई परवाह नहीं थी। वह बस डोनफेंग बुबाई का ध्यान जल्दी से भटकाना चाहता था, वरना दूसरा पक्ष जितना ज्यादा पूछता उतना ही उसे शक होने लगता। हा, चूंकि मास्टर सोन खुद को वुलिन का सर्वज्ञानी बताते हैं तो आपको इस काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। सम्राट कांगशी अभी अभी अंदर आए थे और उनकी बात सुनकर हंसे बिना नहीं रह सके। क्या मैं जान सकता हूं कि यह कौन सा मिशन है? सोन किंगशू चौंक गया और सलाम करने के बाद पूछा। एक तरफ बैठे डोनफेंग बुबाई ने ऊंचे दर्जे के सम्राट कांगशी और विनम्र सोन किंगशू को देखा। तभी उन्हें याद आया कि सम्राट कांगशी की सबसे प्रिय उपपत्नी मी कल रात सोन किंगशू के साथ सोने को तैयार थी और उनका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। कुछ समय पहले ही मैंने तुम्हें वुलिन को अपने अधीन करने के लिए भेजा था और इसका वास्तविक उद्देश्य युआन चेंगजी के लिए था, इसलिए प्रत्येक संप्रदाय को शाही दरबार के आदेश को स्वीकार करवाना ही पर्याप्त था। इस दौरान मैंने इस मामले पर गहराई से विचार किया। आखिरकार इस तरह का अधीन करना तो सही है और प्रत्येक संप्रदाय अंततः मेरे विरुद्ध खड़ा होगा। कांगशी ने बोलते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। क्या मैं सम्राट की योजना जान सकता हूँ? वे शियाओबाओ के साथ लंबे समय तक रहने के बाद सोन किंगशू की शब्दों और भावों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी हो गई थी और उसने तुरंत सहयोग में यह सवाल पूछा। सम्राट कांगशी ने उत्तर दिया, कई वर्षों से मुझे शाही परिवार के सामने कुशल रक्षकों की कमी का गहरा एहसास रहा है, इसलिए मैं इस अवसर का लाभ उठाकर प्रत्येक गुट के प्रमुखों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने योग्य सदस्यों को राजधानी भेजकर निषिद्ध नगर में रक्षक दल का विस्तार करें। सोन किंगशू, तुम प्रत्येक गुट से भली भांति परिचित हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हें विभिन्न संप्रदायों में भेजकर उनके शिष्यों की भर्ती करवाऊंगा। सोन किंगशू ने अंदर चीखते हुए कहा, राजधानी के लिए पहरेदारों की भर्ती करना तो बस कहने की बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सभी लोग बंधक हैं। इस अधिकारी को उसका आदेश मिल गया है। सोन किंगशू तुरंत अपने मिशन का सार समझ गया। जब वह प्रत्येक संप्रदाय में जाता था तो उसे यह सुनिश्चित करना होता था कि राजधानी भेजे जाने वाले सभी लोग संप्रदाय के गुरुओं के सबसे प्रिय पुत्र हों।
यदि संतान न हो तो उन्हें दूसरी पीढ़ी के शिष्यों या प्रमुख शिष्यों को राजधानी भेजना होता था। आप इस यात्रा पर कितने लोगों को ले जाने की योजना बना रहे हैं? सम्राट कांगशी ने पूछा। बस इतना ही काफ़ी है। सोंग किंगशू ने मन ही मन सोचा कि आखिरकार उसे शिया किंगकिंग के साथ अकेले रहने का मौका मिल गया है। अगर वह डुओ लॉन्ग या झांग कांगनियान और दूसरों को साथ ले जाता तो मुसीबत ही होती। उन्होंने स्प्रिंग ब्यूटी पवेलियन में मिस यू को देखा था। अगर वे साथ जाते तो ये गारंटी देना मुश्किल था कि उसे कोई पहचान न ले, तो सोंग किंगशू लोगों को साथ लाने के लिए कैसे राजी हो सकता था? सम्राट कांगशी ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, इस मिशन के दौरान विद्रोही कुत्तों के दीवार फांदकर अंदर न आने की गारंटी देना असंभव है। अकेले मास्टर सोंग उनसे निपटने के लिए बहुत कमजोर साबित होंगे। सम्राट को उत्तर देते हुए उन संप्रदायों ने पहले ही शाही दरबार के प्रति अपनी अधीनता व्यक्त कर दी है। यदि वे असहमति भी व्यक्त करते हैं तो वे अल्पसंख्यक ही होंगे। इस अधिकारी की मार्शल आर्ट से उनका सामना करना कठिन नहीं है। सोंग किंगशू ने उत्तर दिया। मास्टर डोनफेंग, आप क्या सोचते हैं? सम्राट कांगशी ने डोनफेंग बुबाई की ओर मुड़कर पूछा। डोनफेंग बुबाई ने सोंग किंगशू की ओर एक नज़र डाली और जवाब दिया, किंग राजवंश में कोई प्रमुख मार्शल आर्ट स्कूल नहीं थे। सोंग किंगशू की मार्शल आर्ट उन द्वितीय और तृतीय श्रेणी के स्कूलों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। तभी सम्राट कांगशी नर्म पड़े और बोले, ठीक है मास्टर सोंग, मैं आपको शाही दरबार का विशेष दूत नियुक्त करता हूं और आपको एक पीला वस्त्र प्रदान करता हूं। यदि आवश्यक हो तो आप स्थानीय अधिकारियों को अपनी सहायता के लिए जुटा सकते हैं और आपको पहले कार्रवाई करने और फिर रिपोर्ट दाखिल करने का अधिकार है। शाही अध्ययन कक्ष से निकलने के बाद डोनफेंग बुबाई ने सोंग किंगशू को संदेह भरी नज़रों से देखा और पूछा, तुम उपपत्नी मी के साथ भागने की योजना तो नहीं बना रही हो, है ना? सोंग किंगशू का चेहरा जम गया। पंत प्रमुख डोनफांग मजाक कर रहे हैं और मैं तो 10 गुना ज़्यादा हिम्मत होने पर भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। तुम बहुत कुछ करने की हिम्मत करते हो, लेकिन सावधान रहना, वरना मुझे एक दिन खुद तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा जा सकता है। डोनफेंग बुबाई ने अपनी बात खत्म करके कहा और चला गया। उस भयावह दृश्य के बारे में सोचते हुए सोंग किंगशू ने अनजाने में अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपने निवास की ओर चल दिया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि बिस्तर पर रजाइयां करीने से तह की हुई थीं और वह खूबसूरत महिला वहां नहीं थी। सोंग किंगशू अचानक खोया हुआ महसूस करने लगा और स्तब्ध होकर दरवाजे पर खड़ा रह गया। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? पीछे से एक कोमल महिला की आवाज आई। सोंग किंगशू ने आश्चर्य से अपना सिर पीछे घुमाया और देखा कि जिया किंगकिंग दीवार पर लेटी हुई है। एक हाथ से अपना सिर और दूसरे हाथ में रेशमी कपड़ा पकड़े हुए है। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान है और वह उसे देख रही है। इस समय सूरज उग रहा था और सुनहरी रोशनी की किरणें शिया किंगकिंग की पोशाक पर बिखर गईं, जिससे अचानक एक सुंदर आभा प्रकट हुई। सोंग किंगशू ने कुछ देर तक उसे निहारा और बुदबुदाया, मैं एक आलसी छोटे सुअर को ढूंढ रही हूँ, क्या इस परी बहन ने उसे देखा है? शिया किंगकिंग को याद आया कि जब वह उठी तो कमरा खाली था। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह करवट बदलकर नीचे कूद गई और फिर बोली, क्या तुम छोटी बच्चियों को बहकाने के लिए अक्सर इन मीठे शब्दों का इस्तेमाल करते हो? कई औरतें कहती हैं कि मेरे होंठ बहुत मीठे हैं, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? छोटी महिला। ये देखकर कि दूसरा पक्ष भड़कने ही वाला था, सोंग किंगशू ने झट से अपना लहजा बदल दिया। मैडम ने कल रात के कपड़े पहने थे, आज आपको ये खूबसूरत पोशाक कहाँ से मिली? इन छोटी मोटी बातों की परवाह मत करो, जिया किंगकिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। सुबह उठने के बाद मुझे डर था कि कोई तुम्हारे कमरे में आ जाएगा, इसलिए मैं बाहर छिप गई थी। महारानी इस तुच्छ सेवक के लिए इतनी चिंता करती हैं, ये तुच्छ सेवक आपसे अपना प्यार जताने के लिए बेताब है। शिया किंगकिंग के हाव भाव देखकर सोंग किंगशू कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुम हमेशा इतने असभ्य क्यों रहते हो? शिया किंगकिंग ने आह भरी, भले ही तुमने कल रात कुछ फायदा उठाया हो, लेकिन मैं विधवा हूं और यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। आज रात ढलते ही मैं महल छोड़ दूंगी। अगर मेरी मुलाकात डोनफेंग बुबाई से भी हो जाती है तो भी अगर मैं मर जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अगर भाई युआन मर गए तो मैं जीना भी नहीं चाहती। तुम मेरे सामने दूसरे मर्दों के बारे में बात करती रहती हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं दुखी हो जाऊंगी? सोंग किंगशू दुखी दिखी, इसे ऐसे समझो कि मैं तुमसे डरती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बाद में बाहर ले जाऊंगी। इससे पहले कि शिया किंगकिंग गुस्सा हो पाती, उसने उसका अगला वाक्य सुना और आश्चर्य से पूछा, सचमुच? हालांकि मैं भी एक सुंदरी के साथ रहने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन सम्राट मुझे अपने जीवन का आनंद नहीं लेने देंगे। सोंग किंगशू ने उसे राजधानी से बाहर अपने मिशन के बारे में एक एक करके बताया। किंग दरबार की कुतिया होना भी बहुत आनंददायक है। जिया किंगकिंग गुस्से से मुड़ी। इसका कारण मैं अभी आपको नहीं बता सकता, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं वास्तव में वैसा नहीं हूं जैसा मैं दिखता हूं। सोंग किंगशू ने झट से अपनी बात बदल दी। शिया किंगकिंग कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, खैर इतने सारे संपर्कों के बाद, हालांकि यंग मास्टर सोंग अक्सर
चंचल स्वभाव के लगते हैं, मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। रुको रुको, ये औरत, यूं ही अच्छे होने का दिखावा मत करो, सोन किंगशू ने उदास स्वर में कहा। इन सब बातों को छोड़ो, पहले तो बाहर जाने से पहले अपना चेहरा सुधार लो, वरना अगर मैं ऐसी परी जैसी दिखने वाली औरत को महल से बाहर ले गया तो तुरंत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। डोनफांग बुबाई और द्वारपाल हमें जाने नहीं देंगे। उसकी खूबसूरती की तारीफ सुनकर शिया किंग ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराते हुए कहा, भेष बदलना, मैं इसमें माहिर हूँ। इससे पहले उसने पंचविश पंथ के नेता हेतिशो का दिल जीतने के लिए पुरुष का वेश धारण किया था। यह उसके जीवन के सबसे गौरवपूर्ण पलों में से एक था। तुम भी? सोन किंगशू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। बिल्कुल, जिया किंग ने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया, उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और फिर उसकी आवाज निकली, झांकना मत। सोन किंगशू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी तो तुम्हें ईमानदारी और खुले मन से देखूंगी। ये सोंग ताक झांक जैसी हरकत नहीं कर सकता। एक अगरबत्ती जलाने के बाद दरवाजा खुला और सोन किंगशू के सामने एक सुंदर युवक प्रकट हुआ। वह धीरे से मुड़ा और गर्व से मुस्कुराते हुए बोला, कैसा है? ये क्या बकवास है? सोन किंगशू ने आह भरी और अवाक होकर बोली, क्या यही भेष बदलने का तरीका है? बाल बांधना, सीना ढकना और पुरुषों के कपड़े पहनकर भेष बदलना, क्या इसमें कोई समस्या है? जिया किंग ने खुद को नीचे देखते हुए संदेह से पूछा, जब मैं अतीत में वुलिन में सक्रिय थी तब बहुत कम लोग इसे समझ पाते थे। इसका मतलब है कि तुम पुराने लोग मूर्ख हो। सोन किंगशू ने गुस्से से कहा, ये युवा स्वामी मूल कहानी के ऐसे बेतुके कथानक पर अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा। जरा रुको, मैं तुम्हें असली वेश बदलने की तकनीक दिखाता हूँ। सोन किंगशू के बोलने के बाद वह जल्दी से मुड़ा और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह हाथ में मिट्टी के पेस्ट की एक अतिरिक्त प्लेट लेकर जल्दी से वापस भागा। यह क्या है? जिया किंग ने संदेह से पूछा। यही तो असली भेष बदलने की तकनीक है। सोन किंगशू मुस्कुराते हुए बोली, बैठ जाओ, मैं तुम्हें नया भेष देती हूँ। तुमने अभी जो किया है उससे सैनिक भले ही न पहचान पाएं, लेकिन डोनफांग बुबाई जरूर पहचान लेगा। तुम उसे बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है कि हमारी मुलाकात उस दरिंदे से अचानक हो जाए? जिया किंग भी अचंभित रह गई। जिस दरिंदे का तुमने जिक्र किया उसे पहले भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसे हमेशा से शक रहा है कि उस रात मैंने ही उससे लड़ाई की थी। वो आजकल मुझे इतना घूर रहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। सोन किंगशू ने शिया किंग के चेहरे पर पेस्ट लगाने की तैयारी करते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? उसकी उंगलियों को अपने चेहरे को छूते देख महिला के संयम ने जिया किंग को अचेतन रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चेहरे को छूना इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो? सोन किंगशू ने अधीरता से कहा, इतना गंदा मत सोचो, मुझे डॉक्टर समझो, डॉक्टरों की नज़र में मर्द और औरत का कोई भेद नहीं होता। तुम्हारे लिए कहना तो आसान है। अगर तुम औरत होती और मैं मर्द तो क्या तुम मुझे इतनी आसानी से छूने देती? जिया किंग ने उदास स्वर में कहा, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी होकर बचने की कोशिश करना बंद कर दिया। जब सोन किंगशू की उंगलियां उसके गालों को छुईं तो शिया किंग कांप उठी। वह कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन कुछ देर तक उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और सब्र किया। आपका चेहरा बहुत कोमल है, आप आमतौर पर इसकी देखभाल के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? तुम्हारा शरीर इतना संवेदनशील क्यों है? जब मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे को छूता हूं तो तुम्हारा पूरा शरीर कांपने लगता है। यह एक बीमारी है और इसका इलाज होना चाहिए। चुप रहो। ओकी ओकी। शिया किंग ने सोन किंगशू के हाथों को अपने चेहरे पर फिरते हुए सहन किया और साथ ही उसे कानों में होने वाले शोर को भी सहना पड़ा। और जब अंतिम परिणाम देखने का समय आया तो उसने कहा, यह क्या सोचते हो? बहुत ही सुंदर है ना? सोन किंगशू ने गर्व से अपनी कृति की प्रशंसा की। तुम बड़े कमीने। जिया किंग को लगा जैसे वो गिर ही जाएगी। तुमने मुझे अपने जैसा क्यों बना दिया? क्या मेरी शक्ल सूरत में कुछ गलत है? सोन किंगशू ने अवाक होकर कहा, ऐसा करने के पीछे मेरी अपनी मंशा है और समय आने पर तुम समझ जाओगे। हालांकि शिया किंग थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि दूसरे पक्ष की वेश बदलने की तकनीक वाकई अद्भुत थी। कांसे के दर्पण में देखते हुए उसने सोन किंगशू की ओर देखा और चौंक कर कहा, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। खैर, मैं अब भी थोड़ी लंबी हूँ। सोन किंगशू उसके चारों ओर कुछ देर घूमी, फिर एक जोड़ी जूते निकालकर उसके सामने फेंक दिए, इससे तुम्हारी लंबाई बढ़ जाएगी। पहले इस अनमोल जूते के साथ मास्टर हुआंग ने 10 साल से अधिक समय तक वुलिन की यात्रा की थी। ये बहुत कारगर है। तुम क्या कह रही हो? मैंने वुलिन में हुआंग उपनाम वाले किसी गुरु के बारे में कभी नहीं सुना। जिया किंग हैरान रह गई और अपने पैरों पर खड़ी हुई तो पाया कि दोनों की ऊंचाई अचानक बराबर हो गई थी। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ये तो कमाल है। उसकी आवाज़ सुनकर सोन किंगशू ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज़ बदलनी होगी।
बोलते ही उसने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पर कुछ स्पर्श बिंदुओं को छुआ। हम बोलते ही जिया किंग एक स्पष्ट पुरुष की आवाज़ सुनकर चौंक गई। हालांकि आवाज़ का लहजा अभी भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन इतना भी नहीं कि फ़र्क पता चल सके और ज़्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाएंगे। सोंग किंगशू ने अंत में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब मेरे लिए भेष बदलने का समय आ गया है। शिया किंग उत्सुकता से देख रही थी और उसने पाया कि वह मिट्टी का पेस्ट अपने चेहरे पर बार बार लगा रहा था। जैसे जैसे वह उसे गूंथता गया, नीली काली मिट्टी धीरे धीरे उसकी त्वचा के रंग में बदलती गई। उसके सामने एक साधारण पहरेदार का चेहरा उभर आया। उपयुक्त वस्त्र धारण करने के बाद सोंग किंगशू ने जिया किंग को विशेष रूप से सावधानी बरतने का निर्देश दिया। तैयारियां पूरी होने के बाद दोनों सीधे महल के द्वार की ओर चल पड़े। तुम्हारा भेष बहुत प्रभावशाली है, जिया किंग ने सड़क पर मिले कई गार्डों को अभिवादन करते देख फुसफुसाते हुए कहा। मेरी खूब तारीफ करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। सोंग किंगशू ने इधर उधर नहीं देखा और उसका चेहरा गंभीर बना रहा। शिया किंग ने उसके झूठ को नज़रअंदाज करते हुए अपने निचले होंठ को काटा और उग्र स्वर में कहा, मुझे सिखाओ। सीखना चाहते हो? मुझसे विनती करो, भाड़ में जाओ। मेरी बूढ़ी चाची, आप अभी मुझे पकड़े हुए हैं। बात करते समय अपने होंठ मत काटो, चलते समय अपने कूल्हे इतना मत हिलाओ। आपकी वजह से मेरी प्रतिष्ठा लगभग मिट्टी में मिल गई थी। जिया किंग गुस्से से लगभग बेहोश हो गई। महल के द्वार तक पहुंचने तक दोनों फुसफुसाते रहे और फिर उन्होंने बैज सौंप दिया। गार्ड द्वारा जांच किए जाने के बाद उन्होंने सम्मानपूर्वक दोनों हाथों से बैज वापस कर दिया और कहा, हम मास्टर सोन की सुगम यात्रा की कामना करते हैं। शिया किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और रास्ते में किसी दुर्घटना की कामना की। महल के द्वार से बाहर निकलते ही उसे पीछे से एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगी। राजकुमार सोन की यात्रा बहुत जोखिम भरी है और डोनफेंग आपको विदा करने आई है। सोंग किंगशू का चेहरा बदल गया और उसने चुपके से जिया किंग को हल्का सा धक्का दिया। जिया किंग ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, सोंग को बहुत गर्व है कि पंथ के नेता डोनफेंग स्वयं उसे विदाई देने आए हैं। उसकी आवाज़ के लहजे में अंतर देखकर डोनफेंग बुबाई ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसका ध्यान बगल में खड़ी सोंग किंगशू पर था। क्या मास्टर सोंग ने सम्राट से यह नहीं कहा था कि वह ये काम अकेले ही करेंगे? फिर भी आप अपने साथ एक और व्यक्ति को क्यों लाए हैं, और एक रक्षक को भी? ओह, जिया किंग ने शांत होने का नाटक करते हुए कहा, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। सचमुच? सोंग किंगशू को देखते हुए डोनफेंग बुबाई की आंखों में संदेह भर गया और उसने मन ही मन सोचा, क्या ये सोंग किंगशू इतनी दुस्साहसी है कि वह उपपत्नी मी को महल से बाहर ले जाने की हिम्मत कर रही है? जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, उसे लगने लगा कि यह संभव है। डोनफेंग बुबाई मुस्कुराते हुए सोंग किंगशू के करीब आया, अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी छाती पर थपथपाते हुए कहा, इससे आपको ये देखने में मदद मिलेगी कि आपने जो अंगरक्षक चुना है वह कितना मजबूत है। हाथ को धीरे धीरे अपनी छाती की ओर बढ़ते देख सोंग किंगशू का दिमाग तेजी से काम करने लगा और अंततः उसने दांत पीसकर बचाव की योजना छोड़ दी और प्रतिद्वंद्वी को अपनी छाती पर वार करने दिया। डोनफेंग बुबाई ने जिस चीज को छुआ वह सख्त और ठोस महसूस हुई और यह उसकी कल्पना में मौजूद मुलायम और लचीली अनुभूति से बिल्कुल अलग थी, जिससे वह स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि यह रक्षक जरूर उपपत्नी मी का भेष बदल कर आया होगा, लेकिन भेष कितना भी चालाक क्यों न हो, स्त्री की पहचान को छिपाना नामुमकिन था, इसलिए उसने सीधे हाथ बढ़ाकर उसके सीने को छू लिया। अगर सामने वाली महिला सचमुच उपपत्नी मी होती तो वह किसी दूसरे पुरुष द्वारा अपने स्तनों को छूने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अगर वह बर्दाश्त कर भी लेती तो भी वह उसके हाथ से छूकर बता सकता था कि सामने वाला पुरुष है या स्त्री। अरे बेवकूफ़, तुमने मुझे काफ़ी नहीं छुआ, तुमने मुझे 2 बार छुआ। सोंग किंगशू को पसीना आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। डोनफेंग स्वामी को नमस्कार। ये जानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति पुरुष है, डोनफेंग बुबाई को ऐसा लगा जैसे उसका हाथ जल गया हो और वह अचानक पीछे हट गया, घृणा से उसे देखते हुए। उसने जिया किंग की ओर मुड़कर कहा, सोंग लॉर्ड अपने साथ दल लाना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से आपका कोई कारण होगा। मैं पहले चलता हूँ, मैं सोंग लॉर्ड की सफलता की कामना करता हूँ। इतना कहकर वह सामने वाले के जवाब का इंतजार किए बिना चला गया। शिया किंग और सोंग किंगशू ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और जल्दी से महल से निकल गए। शुरू से ही इस स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मैं उस दरिंदे के हाथों में पड़ जाती। छी, इसके बारे में सोचकर ही मुझे घिन आती है। यंजिंग शहर छोड़ने के बाद दोनों ने अपने असली कपड़े पहन लिए और जिया किंग आखिरकार अपनी असली आवाज़ में बोल पाए। क्या तुम चाहते हो कि मैं सच बोलूं या झूठ? सोंग किंगशू थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, झूठ क्या है और सच क्या है? जिया किंग उसके शब्दों से हैरान थी। झूठ यह है कि यह सब मेरी उत्कृष्टता के कारण है, मुझे उम्मीद थी कि वह विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति आएगा और ऐसी हरकत करेगा। सोंग किंगशू ने जवाब दिया।
शिया किंग को अचानक अपने दिल में एक अशुभ आशंका हुई और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, सच का क्या होगा? सच कहूं तो? सोंग किंगशू थोड़ी शर्मिंदा दिखी। दरअसल मैं तो बस तुम्हें छूने का एक उचित कारण ढूंढ रही थी। सोंग किंगशू, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जिया किंग गुस्से से आग बबूला हो गई और अचानक अपनी तलवार निकालकर सोंग किंगशू पर वार किया, लेकिन दूसरा पक्ष पहले ही भाग चुका था। जब दोनों एक छोटे से कस्बे के सराय में बैठे तब भी शिया किंग शांत नहीं हुई थी। इसलिए सोंग किंगशू ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी तुम्हें दुखी देखा और जानबूझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया। इसकी भरपाई के लिए मैं पहले तुम्हारे साथ माउंट हुआ चलूंगा और फिर अपना काम करूंगा। कांक्षी के मिशन को पूरा करने की मुझे क्या परवाह। शिया किंग का चेहरा आखिरकार नर्म पड़ गया और उसने कहा, तुम्हारी कंपनी की परवाह कौन करता है? सोंग किंगशू ने मेज पर रखी चायदानी उठाए और उसमें एक कप साफ चाय डाली और शर्माते हुए मुस्कुराए, आपके पास एक वफादार नौकरानी होगी जो रास्ते में चाय और पानी लाएगी, यह कोई बुरी बात नहीं है। शिया किंग ने देखा कि उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई थी, और जब उसने ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि सोंग किंगशू उसकी तरफ घूर रहा था और वह उत्सुकता से उसकी निगाहों का पीछा करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक पुरुष और एक महिला सराय में दाखिल हुए। वह आदमी लंबा और प्रभावशाली था, पीठ पर सामान लादे हुए। वह लगभग 35 वर्ष का लग रहा था। वहीं दूसरी ओर वह महिला लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। उसकी त्वचा बर्फ से भी अधिक चमकदार थी, उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। वह सचमुच बेहद आकर्षक थी। उस आदमी ने युवती का हाथ थाम रखा था और दोनों बेहद करीब लग रहे थे, मानो नवविवाहित जोड़ा हो। दोनों एक खाली मेज के पास आए। आदमी ने एक बेंच खींची और युवती के साथ बैठ गया। उसका चेहरा बेहद सौम्य और विचारशील था। दोनों के कपड़े बेहद आलीशान थे। युवती के सिर पर मोतियों से जड़ी सोने की कलगी वाली हेयरपिन थी। मोती लगभग छोटी उंगली के आकार का, चिकना और गोल था और वह बेहद कीमती लग रहा था। सोंग किंगशू को उस महिला को इतनी ध्यान से घूरते हुए देखकर शिया किंग को काफी नाराजगी हुई और उसने ठंडी सी आवाज में नाक सिकोड़ी। मानो जागृत होकर सोंग किंगशू ने प्रशंसा से बुदबुदाते हुए कहा, उसकी सूरत और रंगत बेहद खूबसूरत है। कहने की जरूरत नहीं कि उत्तर में, यहाँ तक कि यांगिजी नदी के दक्षिण में भी ऐसी सुंदरियां दुर्लभ हैं। उसने जो हरे रंग की जटा पहनी थी वह वैसे तो बहुत ही चमकीली थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक के आगे तो सबसे चमकदार जटा भी फीकी पड़ गई। क्या तुमने काफी कह दिया? जिया किंग बेहद चिढ़ गई थी और उसकी आवाज में गुस्से का हल्का सा संकेत था। क्या मैडम को जलन हो रही है? सोंग किंगशू ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान असली नहीं थी। शिया किंग कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र रेस्टोरेंट में हुए बदलावों पर पड़ी और वह खुद को रोक नहीं पाए और बोल पड़ी, पुरुष अच्छे नहीं होते। सोंग किंगशू ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया और पाया कि बगल की मेज पर बैठे कुछ लोग, जो डाकुओं जैसे दिख रहे थे, उठकर उस पुरुष और महिला की ओर झुक गए। हम भयंकर बाघों के गढ़ से हैं। अगर मरना नहीं चाहते तो भाग जाओ, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा और रेस्तरां में बैठे कई लोग चुपके से बाहर निकल गए। मुझे इस बार इतनी किस्मत की उम्मीद नहीं थी। न सिर्फ मुझे एक मोटी भेड़ मिली बल्कि एक इतनी प्यारी सी लड़की भी मिली, हाँ हाँ। बाकी लोग उस युवती को देखकर मुस्कुराए। धिक्कार है। उस आदमी ने मेज पर हाथ पटका और खड़ा हो गया। सोंग किंगशू ने मन ही मन सिर हिलाया। इस आदमी को गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं और इस बार तो उसकी मौत निश्चित थी। कुछ डाकुओं ने उनकी ओर एक बेंच लात मारकर फेंकी और इस मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार से उन पर वार किया। गिनोंग, सावधान रहो। ठंडी रोशनी को चमकते देख वह महिला इतनी भयभीत हो गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। गिनोंग। सोंग किंगशू काफी हैरान था, सोच रहा था कि क्या वाकई ये वही दो लोग हैं जिनके बारे में वह सोच रहा था। गुइनोंग नाम के उस व्यक्ति ने शांत भाव से उड़ती हुई बेंच से खुद को बचाया, पीछे हट गया और डाकुओं में से एक पर हमला कर दिया। डाकू ने मुंह से खून थूका और पीछे हट गया। फिर उस आदमी ने उनमें से एक की कलाई पकड़ी, उसे थोड़ा सा मोड़ा और बाकी लोगों को रोकने के लिए अपने हाथ में तलवार उठा ली। यह आदमी मार्शल आर्ट में बहुत कुशल है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह हौंफ रहा है और थोड़ा कमजोर है। शिया किंग भी लड़ाई पर ध्यान दे रही थी और जब उसने ये देखा तो उसने संदेह से पूछा। उसके बोलते ही एक डाकू ने पीछे से लात मारी और वह आदमी अपना संतुलन खो बैठा। बाकी डाकू इस मौके को कैसे चूक सकते थे। उन्होंने अपनी तलवारें उठाईं और एक के बाद एक उस पर वार करने लगे। वह आदमी शर्मनाक ढंग से जमीन पर लौटने लगा, वारों से बचने में कामयाब रहा, लेकिन बाकी मुक्कों से नहीं बच सका और अंत में उस युवती के पास लौट आया। मैं तियान गुइनोंग, दुनिया भर में अजेय माने जाने वाले स्वर्ण मुख वाले बुद्ध मियाओ रेनफैन के हाथों नहीं मरा, बल्कि कुछ नीच डाकुओं के हाथों मर गया। वह युवती बुरी तरह कांप रही थी, जाहिर तौर पर बेहद डरी हुई थी। उसने उस आदमी को कसकर गले लगाया और उसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी, मैंने ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। लान, अगर मुझे तुम्हारा आशीर्वाद मिल जाए तो ये जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। उस व्यक्ति ने अपनी आंखों में कोमलता लिए उस युवती की ओर देखा।
हे, हमने इस तरह के जानलेवा नाटक तो बहुत देखे हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमारे भाई बारी बारी से 1 महीने तक उसे रोज़ खाना खिलाएंगे। उसके बाद तो वो खाना खाना बंद ही नहीं कर पाएगी और तुम्हें पूरी तरह भूल जाएगी। ये अश्लील शब्द सुनकर कई डाकू जोर से हंस पड़े। वह आदमी गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन इस समय उसका दांतियान खाली था और वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह केवल निराशा से सबकी ओर देख रहा था। आने वाली बेइज्जती के बारे में सोचकर युवती का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने सिर से फीनिक्स की हेयरपिन उतारी और कांपते हाथों से उसे अपनी बर्फ जैसी सफ़ेद गर्दन पर दबा लिया। क्या तुम आत्महत्या करना चाहती हो? हमने कई ऐसी महिलाओं को देखा है जो पहले मरना चाहती थीं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा कर नहीं पाए। छोटी बच्ची, मरने से बेहतर है जीना, और मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता। अगर तुम जिंदा हो तो हम तुम्हें जाने देंगे। ये सुनकर कई डाकू भी चौंक गए और उनके सरदार ने जल्दी से शांत स्वर में कहा। युवती सचमुच हिचकिचाई और उसने अपने गले से हेयरपिन को थोड़ा सा हटाया। डाकुओं के सरदार ने तुरंत उसके हाथ से फीनिक्स हेयरपिन छीन लिया। उस युवती ने आश्चर्य से चीख मारी। लगता है ये दोनों तियान गुइनोंग और मियाओ रेनफेंग की पत्नी नान लैन हैं। सोंग किंगशू ने उनके व्यवहार को देखकर आह भरी। नान लैन दिखने में तो खूबसूरत है, लेकिन बुद्धिहीन। एक खोखली औरत जिसे बस मुसीबत आने पर चिल्लाना आता है। शायद मुझे मौका मिल जाए। उंगली के एक झटके से कुछ चॉपस्टिक सामने वाली मेज पर आ गईं, जिससे डाकुओं के सरदार का गंदा हाथ उस युवती को छूने से बच गया। बाकी डाकू तुरंत भड़क उठे। बदबूदार लड़के, तुम तो बड़े ही साहसी हो। हमारे भयंकर बाघगढ़ के मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या बकवास है? सोंग किंगशू ने कंधे उचकाते हुए अपने आसपास इशारा किया। बस अपने चारों ओर देखो। इस घटना के बाद बाकी सभी मेहमान भाग गए और हम यहीं मेज पर बैठे रहे। फिर भी तुम्हें नहीं पता कि हम बॉस लेवल के लोग हैं। क्या तुम अंधे हो? हालांकि वे सोंग किंगशू के शब्दों का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन उनके लहजे में निहित व्यंग्य स्पष्ट था। उसने हथेली से मेज पर थपथपाया और बांस की नली में लगी चॉपस्टिक हवा में उछल गईं। सोंग किंगशू ने अपनी आस्तीनें लहराईं, चॉपस्टिक में अपनी आंतरिक ऊर्जा डाली और वे तेज तीरों की तरह डाकुओं पर जा गिरीं। कुछ चीखों के बाद डाकुओं के हाथों में एक एक करके चॉपस्टिक चुभो दी गईं। ये पता नहीं था कि ये दर्द के कारण था या डर के कारण। वे सब पसीने से तरबतर होकर एक दूसरे को देखने लगे और शर्मिंदगी से भाग गए। तियान गुइनोंग की आंखें चमक उठीं। हालांकि वह प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसकी दृष्टि बुरी नहीं थी। सोंग किंगशू को अपनी पतली बांस की छड़ियों से सबकी हथेली पर सटीक वार करते देख उसकी आंतरिक शक्ति और सटीकता वाकई चौंकाने वाली थी, और उसने मन ही मन सोचा, ये व्यक्ति शायद मार्शल आर्ट में मियाओ रेनफेंग से भी एक स्तर ऊपर है। इसका उपनाम तियान है और नाम गुइनोंग है। मदद के लिए आप दोनों का शुक्रिया। अपनी बात पूरी करने से पहले ही तियान गुइनोंग को जोर से खांसी आ गई। जाहिर है वह अपनी अंदरूनी चोटों से परेशान था। सोंग किंगशू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जिया किंग के सामने रखते हुए कहा, मुझे एक दे दो। क्या? जिया किंग ने उलझन में पूछा। पोरिया कोकोआ की गोली। मेरे पास कोई औषधि नहीं है। सोंग किंगशू हंसा। गोब्लिन, पोरिया कोकोआ एक प्रकार का औषधीय मशरूम है। आप तो वाकई बहुत उदार हैं। फिर भी, उस आदमी को गंभीर रूप से घायल देखकर जिया किंग ने एक गोली निकाली। युवती, यह एक अनमोल औषधि है जो रोग से मुक्ति दिलाती है। क्या आप इसे अपनी सहेली को खिलाने में मेरी मदद करेंगी? सोंग किंगशू ने पोरिया कोको की गोली नान लैन को देते हुए धीरे से कहा। उसके बगल में बैठी जिया किंग ने देखा कि वह उसकी दवा लेकर इतनी लगन से उसे सामने खड़ी सुंदरी को खिला रहा है। वह गुस्से से आग बबूला हो उठी। उनके सुंदर चेहरे को इतनी स्पष्टता से देखकर और अभी अभी दुश्मनों को भगाते हुए उनके वीर व्यक्तित्व को याद करके नान लैन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत झुककर कहा, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मुझे अभी तक आपका नाम नहीं पता है। जब नान लैन ने दवा ली तो सोंग किंगशू ने धीरे से उसका हाथ छुआ और मौका पाकर अपनी उंगलियों से उसकी पतली उंगलियों को सहलाया। उसने मन ही मन आह भरी, कितनी कोमल हैं, तियान गुइनोंग सचमुच भाग्यशाली हैं। गोब्लिन, या जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारा नायक अच्छा इंसान नहीं है। अपने हाथ पर स्पर्श महसूस करते ही नान लैन चौंक उठी और अचेतन रूप से चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि तियान गुइनोंग अर्धचेतन अवस्था में थी और वह महिला अपना सिर दूसरी ओर घुमाए हुए थी, मानो उसने अभी अभी जो कुछ देखा ही न हो। मन ही मन थोड़ी झुंझलाहट महसूस करते हुए उसने ऊपर देखा और सोंग किंगशू के गंभीर चेहरे को देखा। फिर वह मन ही मन सोचने लगी, क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति ने गलती से उसे छू लिया हो और वह ज़्यादा सोच रही हो। मैडम, आप मुझे सोंग किंगशू कह सकती हैं, ये मेरी दोस्त मिस यूयू हैं। सोंग किंगशू ने शिया किंग का असली नाम बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तियान गुइनोंग शेंगजिन के राजकुमार बाओ का अधीनस्थ था और भविष्य में अगर यह बात सम्राट कांगशी के कानों तक पहुंच जाती तो उसे बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता।
पता चला कि ये यंग मास्टर सोंग और यंग लेडी यूयू हैं। नान लैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और तियान गुइनोन को गोली लेने में मदद की। क्या मैं मैडम का नाम जान सकती हूँ? सोंग किंगशु तियान गुइनोन की पीठ को सहारा देने और उसे ठीक होने में मदद करने के लिए आगे आए। नान लैन शर्मिंदा दिखीं और सोचने लगी कि दूसरा व्यक्ति इतना अचानक क्यों पेश आया, लेकिन ये सोचकर कि वह उनका रक्षक है और तियान गुइनोन की चोट का इलाज कर रहा है, उन्हें जवाब देना पड़ा, मेरा उपनाम नान है और मेरा नाम लैन है। नान लैन। सोंग किंगशु ने इसे मन ही मन दोहराया और प्रशंसा के साथ कहा, नाम तो शानदार है ही, साथ ही उपनाम भी अच्छा है। नान लैन थोड़ा शर्मा गई और थोड़ी संकोच से बोली, युवा मास्टर सोंग बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। वहां खड़ी शिया किंगकिंग का सब्र टूट गया। सोंग किंगशु अपने पति की बेहोशी का फायदा उठाकर उसकी खूबसूरत पत्नी को परेशान कर रहा था। उसने बीच में टोकते हुए पूछा, आपके पति को इतनी बुरी तरह चोट लगी है, क्या मैं जान सकती हूँ कि किसने ऐसा किया? नान लैन चौंक उठी। उसे याद आया कि उसने अपने पति मियाओ रेनफेंग को छोड़ दिया था, फिर तियान गुइनोन के साथ भाग गई थी और मियाओ रेनफेंग ने उसका पीछा किया था। तियान गुइनोन हार गया था और अब वह लगभग मरने की कगार पर था। लेकिन वह ये बात दूसरों को कैसे बता सकती थी, इसलिए नान लैन ने केवल अस्पष्ट रूप से कहा, वह एक बड़े दुश्मन से घायल हो गया था, लेकिन सौभाग्य से अपनी जान बचाकर भाग निकला। इसी समय तियान गुइनोन भी जाग उठा और उसने अपने पेट में ऊर्जा का एक गर्म प्रवाह और अपनी पीठ से आती हुई एक प्रबल और प्रभावशाली ऊर्जा महसूस की। वह तुरंत समझ गया कि उसे एक कुशल व्यक्ति ने बचाया है, इसलिए उसने जल्दी से सोंग किंगशु और उसके साथी के नाम पूछे। बगल में खड़ी नान लैन ने कहा, गिनोन, जब तुम अभी बेहोश थे तब इन दोनों उपकारकों ने अपने नाम बता दिए थे। ये हैं सोंग किंगशु, युवा स्वामी सोंग, और ये हैं युवा महिला यूयू। सोंग किंगशु। तियान गुइनोन स्तब्ध रह गया और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ये दानदाता निषिद्ध शहर का प्रथम श्रेणी का रक्षक है? सोंग किंगशु अचंभित रह गई। उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसके बारे में कैसे जानता है, और उसने पूछा, भाई तियान इस सोंग को जानते हैं? कुछ दिन पहले उपकारक ने किंग राजवंश के अधीन कई मार्शल आर्ट प्रांतों में विजय प्राप्त की थी। ताई पर्वत की लड़ाई में उन्होंने दाओवादी चोंगक्सू को एक ही तलवार के वार से पराजित किया और फिर पंच पवित्र पर्वत गठबंधन के नेता जुओ लिंगचान को भी हराया। तियान गुइनोन का चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक था और उन्होंने सोचा, राजकुमार बाओ को सम्राट कांगशी की चाल के उद्देश्य पर संदेह था, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से उन्हें जांच के लिए भेजा था। जब वे मियाओ रेनफेंग के परिवार के पास से गुजरे तो उन्हें उनकी पत्नी नान लैन से पहली नज़र में ही प्यार हो गया, जिसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई। कितनी शर्मनाक बात है। माउंट ताई की लड़ाई के बारे में सुनकर जिया किंगकिंग का चेहरा मानो बारिश होने वाली हो उदास हो गया, इसलिए सोंग किंगशु ने तुरंत विषय बदलते हुए कहा, मैंने अभी अभी मैडम को कहते सुना कि भाई तियान एक बड़े दुश्मन से घायल हो गए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सोंग आपकी कोई मदद कर सकता है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका सामना हमें खुद ही करना पड़ता है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। तियान गुइनोन ने अवचेतन रूप से मना कर दिया, ये सोचते हुए कि चूंकि मियाओ रेनफेंग ने उस रात उन दोनों को जाने दिया था, इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार वह स्वाभाविक रूप से उसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा। एक ओर तो वह राजकुमार बाओ को सूचना देने के लिए शेंगजिंग लौटने की जल्दी में था, वहीं दूसरी ओर सोंग किंगशु का उत्साह देखकर उसे डर था कि कहीं वह भी राजा के खजाने में सेंध लगाने के रहस्य में उसे भी शामिल न कर ले। मैं आज की कृपा को याद रखूंगा। भविष्य में यदि दाता शेंगजिंग आते हैं तो मैं अपनी पूरी क्षमता से उनका स्वागत करूंगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद तियान गुइनोन ने महसूस किया कि उनकी चोट में काफी सुधार हुआ है और वे जल्दी से उठकर विदा लेने चले गए। ओह, सोंग किंगशु ने अपनी बाहें उठाईं, खड़ी हुई और जवाब में कहा, भविष्य में अगर मौका मिला तो सोंग भाई तियान और मैडम से मिलने जरूर आएगा। तियान गुइनोन को कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन नान लैन को अपने दिल में बेहद अजीब सा महसूस हुआ। उसके अभी अभी किए गए कार्यों और जिस तरह से उसने मैडम कहते हुए उसे देखा, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी अंतरात्मा ने उसे यह एहसास दिलाया कि सामने वाले का इरादा कुछ और ही था। वे चले गए तो तुम क्या देख रहे हो? बगल में खड़ी जिया किंगकिंग ने चिढ़कर कहा, भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। एक बेहद खूबसूरत लड़की अभी अभी चली गई, लेकिन यहाँ एक और बेहद खूबसूरत लड़की है। सोंग किंगशु ने मुड़कर गुस्से से लाल हो रहे जिया किंगकिंग के सुंदर चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम कभी गंभीर नहीं। जिया किंगकिंग के चेहरे पर आखिरकार थोड़ा सुधार आया और उसने पूछा, हम माउंट हुआ कब जा रहे हैं? मेरे पास आपके साथ विभिन्न संप्रदायों में जाकर बंधक बनाने का समय नहीं है। चून की महोदया ने कहा है, मैं तुरंत आपके साथ माउंट हुआ चलूंगा। सोंग किंगशु ने सोचा, वैसे भी सम्राट कांगशी ने इस मिशन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी, इसलिए माउंट हुआ के मामलों को निपटाने के बाद जाने में देर नहीं होगी। तुम्हारे लिए ऐसा कहना बहुत दुर्लभ है, लेकिन यह मत भूलो कि मैंने तुम्हें मेरे साथ आने के लिए मजबूर नहीं किया। शिया किंगकिंग ने यह कहते हुए भी अपने होठों पर एक अनियंत्रित मुस्कान बिखेरी।
कुछ दिनों बाद दोनों माउंट हुआ पहुंचे और जब वे एक चट्टान के पास से गुजरे तो जिया किंग अचानक रुक गई, एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सोन किंगशू की ओर मुड़कर बोली, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुमने इतनी सीधी तरह से पूछा कि मुझे कुछ देर तक समझ ही नहीं आया। सोन किंगशू चौंक गई और उसने उसे अजीब तरह से देखा। शिया किंग ने पूछा, जल्दी बताओ। मैं शिया किंग का चेहरा और भी गंभीर होते देख सोन किंगशू ने जल्दी से अपने शब्द बदलते हुए कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शिया किंग ने कहा, चूंकि तुम मुझे पसंद करते हो तो क्या तुम मेरी हर बात मानोगे? ये तो स्वाभाविक है। जब तक तुम एक शब्द भी बोलोगे, चाहे मुझे तलवारों के पहाड़ और आग के सागर से ही क्यों न गुजरना पड़े, सोंग अपना आपा नहीं खोएगा। सोन किंगशू ने इतने बड़े बड़े शब्द बोलते समय जरा भी संकोच नहीं किया। उसे स्वाभाविक रूप से उसके दिल को जीतने के लिए हर तरह के मीठे शब्द बोलने पड़े। ठीक है तो मैं चाहती हूं कि तुम अभी यहाँ से कूद जाओ। जिया किंग ने कुछ कदम दूर चट्टान की ओर इशारा किया और उसके होंठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। सोन किंगशू ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाकर एक नज़र डाली और फिर अपने चेहरे पर झिझक भरे भाव के साथ बोला, ये चट्टान अथाह प्रतीत होती है और अगर मैं नीचे कूद गया तो मेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। डर लग रहा है। शिया किंग ने ताना मारा, किसने कहा कि वह मेरे लिए आग पानी से भी गुजर जाएगा? अगर ऐसा है तो भविष्य में इन विचारों को अपने दिल से निकाल दो और हम फिर भी दोस्त बने रह सकते हैं। मुझे बस यही लगा कि नीचे मेरी लाश को दफनाने वाला कोई नहीं होगा और मेरा दिल थोड़ा उदास हो गया। सोन किंगशू ने उदास मुस्कान के साथ कहा, मेरे मरने के बाद अगर तुम कभी कभी आधी रात को मुझे याद कर लो तो मुझे तसल्ली होगी। फिर वह चट्टान के किनारे से कूद गया। शिया किंग उसे इस तरह उछलते हुए देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक अबोधपूर्ण भावना थी, और वह कुछ देर तक अवाक खड़ी रही, मन ही मन आह भरते हुए बोली, क्या ये ईश्वर की इच्छा थी? जब वह चट्टान के किनारे पर पहुंची और धुएं से भरी खाई को देखा तो जिया किंग ने अपने होंठ काटे और नीचे कूद गई। पलक झपकते ही जिया किंग धुंध में एक चबूतरे पर उतरी और उसने सोन किंगशू को वहां स्तब्ध चेहरे के साथ खड़ा पाया। उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम जिंदा रहने से खुश नहीं हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ही फीट नीचे ऐसा चबूतरा होगा। सोन किंगशू ने चट्टान की चोटी की ओर देखा और उसकी आवाज़ भावुक हो उठी। फिर भी मन ही मन उसने गर्व से मुस्कुरा दिया। सौभाग्य से वह पहले भी इस स्वर्ण सर्प गुफा में आ चुका था, वरना जिया किंग उसे चौंका देती। मूर्ख, मैंने तुम्हें इतना आज्ञाकारी कभी नहीं देखा। जब मैंने तुम्हें चट्टान से कूदने के लिए कहा तो तुमने बिना पलक झपकाए छलांग क्यों लगा दी? सोन किंगशू को देखते हुए शिया किंग की आंखों में एक अवर्णनीय भाव था। क्योंकि तुमने मुझसे ऐसा करने को कहा था। सोन किंगशू ने जलती हुई वासना से भरी निगाहों से उसे घूरा। उसे देखकर जिया किंग के दिल में एक पल के लिए घबराहट दौड़ गई, इसलिए उसने अपना सिर अस्वाभाविक रूप से घुमाया, गहरी सांस ली और शांत भाव से कहा, मेरे साथ अंदर आओ। स्वर्ण सर्प सज्जन की समाधि के सामने घुटने टेककर समाधि पत्थर पर खुदे शिलालेख युआन चेंगजी और जिया किंग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं को देखते हुए जिया किंग मानो उस समय में लौट गई हो जब उन्होंने अपने भाई युआन के साथ अपने पिता की समाधि का पुनर्निर्माण किया था। उस समय वे कितने खुश थे। उन्हें बस उस लड़की अजियू की ही चिंता थी। अब जब वह इस बारे में सोचती है तो शुरुआत में ऐसी बातों की चिंता करना हास्यास्पद लगता है। अपने बड़े भाई युआन को खोने के बाद ही उसे पता चला कि असली दर्द क्या होता है। शिया किंग के उदास चेहरे को देखकर सोन किंगशू ने अनुमान लगाया कि वह फिर से युआन चेंगजी के बारे में सोच रही होगी। उसने कड़वी मुस्कान के साथ गोल्डन सरपेंट गुफा के चारों ओर देखा। इस परिचित स्थान पर दोबारा आकर सोन किंगशू को मुवान किंग की याद आ गई, जो उसके साथ यहाँ आई थी, और वह सोचने लगा कि अब वह कैसी होगी। एक दुखी था, दूसरा विचारों से भरा हुआ था, और दोनों एक दुर्लभ मौन समझ के साथ चुप हो गए। गोल्डन सरपेंट गुफा से बाहर आने के बाद जिया किंग ने सोन किंगशू को एक अजीब नज़र से देखा और कहा, क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि मैंने किसे सम्मान दिया? सोन किंगशू ने सोचा कि बेशक वह जानता है और जवाब दिया, कब्र के पत्थर पर लिखी लिखावट को देखकर लगता है कि वह गोल्डन सरपेंट जेंटलमैन होंगे, जो पुराने समय में वुलिन की दुनिया में एक दिग्गज थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मिस यू के पिता होंगे। शिया किंग ने दूर पहाड़ों की ओर देखा और आह भरी, वुलिन की दुनिया में चाहे आपकी मार्शल आर्ट कितनी भी उन्नत हो और आप कितने भी प्रसिद्ध हों, अंत में आपको केवल दुखों का पहाड़ ही मिलता है। 10 साल से अधिक समय बीत चुका है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जिसे उसका नाम याद हो। लोग आज के स्वर्ण सर्प राजा को तो जानते होंगे, लेकिन 10 साल बाद उसे कौन याद रखेगा? कम से कम तुम्हें याद तो रहेगा, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। सोन किंगशू ने उसे दिलासा दिया। हाँ, जब तक मुझे वो याद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोगों को वो याद है या नहीं। जिया किंग ने कड़वी मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, नहीं, अजियू को भी वो ज़रूर याद रहेगा। वे दोनों चाओयांग शिखर तक आए।
जब उन्होंने मू रेनकिंग को चांदी जैसे बालों से भरा सिर लिए देखा तो जिया किंग अपने दिल में उमड़ रहे दुख को और नहीं रोक पाए। मू रेनकिंग ने जल्दी से जिया किंग को उठाया और खुद भी रोने लगी। इस शिक्षक ने भी उस मेहनती बच्ची चेंगजी के साथ जो हुआ उसके बारे में सुना है। किंग इस बार चेंगजी के गुरु के रूप में आदरणीय गुरु से सहायता मांगने आए हैं। जिया किंग ने दांत पीसते हुए और आंसू पोंछते हुए कहा। मू रेनकिंग एक पल के लिए हिचकिचाया और अंत में आह भरते हुए बोला, ठीक है, ये बूढ़ा आदमी वैसे भी मरने वाला है, इसलिए मैं राजधानी जाकर देखूंगा कि डोंगफेंग बुबाई की मार्शल आर्ट वास्तव में कितनी उच्च कोटि की है। शिया किंग चौंक गई। किंग का मतलब यह नहीं है। मैं आदरणीय गुरु से अपने जीवन को इस तरह खतरे में डालने के लिए कैसे कह सकती हूँ। स्वर्ग में बैठे बड़े भाई युआन भी इसके लिए सहमत नहीं होंगे। मू रेनकिंग ने उसे आगे बोलने से रोकने के लिए हाथ उठाया और होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान लिए कहा, शायद तुम्हें पता न हो किंग कि चेंगजी के बड़े भाई गुई शिनशु और उनकी पत्नी उसकी हत्या की खबर सुनकर खुद को रोक नहीं पाए और सीधे यंजिंग चले गए। उन्होंने चेंगजी का बदला लेने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसका गुरु होने के नाते मैं एक शिष्य से कम कैसे कर सकता था। शिया किंग ने चिंता से कहा, आदरणीय गुरुजी, कृपया किंग की गलती को क्षमा करें। गुरुजी और बड़े भाई युआन की मार्शल आर्ट लगभग एक जैसी है। इस बार राजधानी जाना एक पत्थर पर अंडा मारने के समान है। मू रेनकिंग मुस्कुराई और बोली, किंग तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। चेंगजी ने इस गुरु से सभी मार्शल आर्ट सीखे थे और उन्होंने तुम्हारे पिता गोल्डन सरपेंट जेंटलमैन और आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के मार्शल आर्ट को भी मिला दिया था। अगर मेरा चेंगजी से आमने सामने का मुकाबला होता तो मैं निस्संदेह हार जाती। तो फिर आप जोखिम क्यों उठा रहे हैं आदरणीय गुरुजी? किंग यहाँ इसके लिए नहीं आई थी। जिया किंग ने सोचा कि अगर उसके गुरुजी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका बड़ा भाई युआन उसे कभी माफ नहीं करेगा। मू रेनकिंग गंभीर मुद्रा में दिखी और गहरी निगाहों से दूर तक देखती रही। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको करना ही पड़ता है, भले ही आप जानते हो कि आप उन्हें नहीं कर सकते। किंग का कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आदरणीय गुरु से निवेदन करती हूँ कि वे आगे आकर माउंट हुआ संप्रदाय के पूर्ववर्ती फैंग किंग को उनके एकांतवास से बाहर आने का निमंत्रण दें। शिया किंग चिंतित थी और अंततः उसने अपना वाक्य पूरा किया, मास्टर फैंग। मू रेनकिंग चौंक गई। फिर उसने जिया किंग की ओर देखा और पूछा, किंग तुमने मास्टर अंकल के बारे में कहाँ से सुना? शिया किंग का चेहरा थोड़ा असहज हो गया और उसने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये जानकारी मुझे किंग की इस दोस्त से मिली है। तभी मू रेनकिंग की नज़र सोन किंगशू पर पड़ी। उसकी स्थिर मुद्रा और नियमित सांसों को देखकर मू रेनकिंग समझ गया कि यह कोई गुरु है। उसने तुरंत पूछा, क्या मैं इस युवा नायक का नाम जान सकता हूँ? आपको गुरुजी चाचा के बारे में कैसे पता चला? मेरा नाम सोन किंगशू है और मुझे सीनियर फैंग के बारे में महज संयोग से पता चला। सोन किंगशू ने पीठ पीछे हाथ रखकर कहा, कुछ महीने पहले सोन को माउंट हुआ में सीनियर फैंग के साथ मुकाबला करने का सौभाग्य मिला था और मुझे इससे बहुत लाभ हुआ। वह ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि उसने फैंग की ज्ञान को इतना क्रोधित कर दिया था कि वह लगभग उसे मार ही डालता। अगर वह ऐसा कहता तो मू रेनकिंग उसे निश्चित रूप से एक जघन्य खलनायक मानता। क्या चाचा गुरु हुआ पर्वत पर हैं? मू रेनकिंग दंग रह गया। हुआ पर्वत संप्रदाय में तलवार ऊर्जा संघर्ष का यह एक नाजुक समय था और यह अज्ञात था कि फैंग की ज्ञान कहाँ गए थे। तब से उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। सभी को लगा था कि उनका निधन हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे यहीं थे। अचानक प्रतिक्रिया करते हुए मू रेनकिंग ने संदेह भरी निगाहों से सोन किंगशू को देखा और अपने चेहरे पर अविश्वास का भाव लिए पूछा, क्या यंग मास्टर सोन ने अभी अभी कहा कि आपने अंकल मास्टर फैंग से लड़ाई की है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे संदेह हुआ। फैंग की ज्ञान अतीत में भी एक अद्वितीय प्रतिभाशाली तलवारबाज के रूप में प्रसिद्ध था। अपने 20वें दशक के आरंभ में ही वह माउंट हुआ संप्रदाय का सर्वथा नंबर 1 गुरु बन गया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय माउंट हुआ संप्रदाय आज के कमजोर और खंडित संप्रदाय जैसा नहीं था। उस समय माउंट हुआ संप्रदाय अपने चरम पर था और मार्शल आर्ट के उस्ताद बड़ी संख्या में उभर रहे थे और वुलिन में उनका दर्जा लगभग शाओलिन के बराबर था। इसके अलावा फैंग की ज्ञान की ख्याति अत्यंत प्रसिद्ध थी। उस समय मात्र एक तलवार के बल पर वह वुलिन में वास्तव में एक अजेय व्यक्तित्व थे। मात्र एक दुर्बल बछड़े की उम्र में उन्होंने सूर्य चंद्रमा पवित्र पंथ के पूर्व नेता रेन वोक सिंह के विरुद्ध अकेले ही युद्ध किया था। साथ ही उन्होंने माउंट हुआ पर आक्रमण करने वाले सूर्य चंद्रमा पवित्र पंथ के 10 वरिष्ठों को मारने का अवसर भी सृजित किया, जिससे वुलिन में एक किंवदंती का जन्म हुआ। यदि वह अभी भी जीवित होता तो पिछले कुछ दशकों में उसकी आंतरिक ऊर्जा का संचय रूपांतरण के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता और तलवारबाजी का उसका ज्ञान सांसारिक समझ से कहीं आगे बढ़कर देवताओं के स्तर तक पहुंच गया होता। उनके चाचा गुरु एक देवता समान थे और यह सोन किंगशू तो इतना छोटा था, पर उसने सचमुच कहा कि वह उनसे लड़ा था। इसलिए मू रेनकिंग को स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, मैंने किया है, सोन किंगशू ने उत्तर दिया। तो फिर इस बूढ़े को इस नौजवान नायक की अद्वितीय शक्ति देखने दो।
व्यंग्य भरे स्वर में मू रेनकिंग ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उसके हाव भाव का अनुसरण करते हुए सोंग किंगशू थोड़ा सा एक तरफ मुड़ा और अपने पैर की उंगलियों का कोण थोड़ा सा बदल दिया, लेकिन मू रेनकिंग तुरंत पीछे हट गया, मानो उसने सबसे भयानक चीज देख ली हो। गंभीर भाव से अपने प्रतिद्वंदी को घूरते हुए मू रेनकिंग समझ गया कि अभी अभी प्रतिद्वंदी ने उसे एक ही चाल में रोक दिया है और प्रतिद्वंदी में पलटवार करने की हल्की सी मंशा है। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि अगर वह आगे बढ़ता रहा तो उसे निश्चित रूप से गंभीर चोट लगेगी। युवा स्वामी सोंग, तैयार हो जाए। मन ही मन ये कहते हुए मू रेनकिंग ने अपनी कलाई को धीरे से घुमाया, उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हुई और उसने अपने जीवन भर की मेहनत से भरी हुई शक्ति से उसे आगे बढ़ाया। उसका गरिमा में शरीर पर्वत के समान था। उसकी तकनीक हवा के झोंके की तरह सहज और अप्रत्याशित थी, जिसने सोंग किंगशू पर वार किया। इस बार सोंग किंगशू वाकई थोड़ा प्रेरित हुआ। उसने एक कदम पीछे हटकर अपना सिर उठाया और उसकी नज़र मू रेनकिंग के बाईं ओर से 3 इंच नीचे की जगह पर पड़ी। अचानक मू रेनकिंग को ऐसा लगा जैसे उसे कोई भ्रम हो गया हो। उसके बाएं हिस्से में थोड़ी गर्मी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि दूसरी तरफ से उसकी चाल की खामी को भांप लिया गया है और हमला जारी रखने से उसे केवल हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा। उसका खून खौल उठा। शिया किंगकिंग ने देखा कि सोंग किंगशू ने अभी तक हमला नहीं किया है और उसने अपने 2 शक्तिशाली हमलों से बचते हुए गुरु को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर भी बड़े भाई युआन से थोड़ा कमज़ोर हूँ। मू रेनकिंग ने सोंग किंगशू को काफ़ी देर तक ऐसे घूरा जैसे किसी राक्षस को देख रहा हो और अंत में हार मानकर आह भरी, युवा मास्टर सोंग अभी इतने युवा हैं, फिर भी तलवारबाजी में उनका ज्ञान इस स्तर तक पहुंच गया है और वे सचमुच चाचा मास्टर फैंग के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। आपकी चालों में समानताएं और एक ही उद्देश्य है। इस बूढ़े आदमी को संदेह है कि युवा नायक और चाचा मास्टर फैंग के बीच की लड़ाई बहुत बड़ी थी। मैं सचमुच कुएं के तल में बैठा मेढक था। वरिष्ठ मुंह बहुत ही विनम्र हैं, ये सोंग तो बस पंच पवित्र पर्वत तलवार संप्रदायों की तलवारबाजी के अपने ज्ञान पर भरोसा कर रहा है और मैं वास्तव में उतना सक्षम नहीं हूँ। सोंग किंगशू ने मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। इतनी कम उम्र में भी घमंडी या उतावला न होना दुर्लभ है। मू रेनकिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर सोंग को पता है कि अंकल मास्टर फैंग इस समय कहाँ हैं? सोंग किंगशू ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, पिछली बार सोंग और सीनियर फैंग ने जेड मेडन पीक के कॉगिटेशन क्लिफ पर एक दूसरे को बख्शा था। ऐसा लगता है कि सीनियर फैंग दशकों से कॉगिटेशन क्लिफ पर एकांतवास में रह रहे हैं। चिंतनशील चट्टान। मू रेनकिंग के चेहरे पर झिझक के भाव थे। चिंतनशील चट्टान माउंट हुआ संप्रदाय के ची गुट के अधीन थी। तलवार गुट के प्रमुख होने के नाते उनके लिए वहां जाना इतना सुविधाजनक नहीं था। काफी देर बाद मू रेनकिंग ने आह भरी, छोड़ो इसे, अगर मैं चाचा गुरु से मिल सकता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बूढ़े आदमी को क्यूई गुट का दौरा करना पड़े। अगर संप्रदाय प्रमुख मू को असुविधा हो तो हम चुपके से चिंतन चट्टान तक जा सकते हैं। ची गुट अब पहले जैसा नहीं रहा और उनके लिए हमारे निशान ढूंढना मुश्किल होगा। मू रेनकिंग की बातों में विरोधाभास देखकर सोंग किंगशू ने सुझाव दिया। मू रेनकिंग ने हिचकिचाहट भरे भाव से कहा, हम कोई शर्मनाक काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें इतना छुपकर काम करने की क्या जरूरत है? किंग, कृपया मेरे साथ जेड मेडन पीक चलो और गुट प्रमुख यू से मिलो। अगर यंग मास्टर सोंग को दिलचस्पी हो तो तुम भी साथ आ सकती हो। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीनें लहराई और सीधे जेड मेडन पीक की ओर चल पड़ा। शिया किंग ने पीछे मुड़कर सोंग किंगशू को जीभ चिढ़ाए और जल्दी से मू रेनकिंग के पीछे दौड़ पड़ी। ये पुराने लोग बहुत ही सीधे साधे हैं और इनके पास बहुत सारी बेकार की चालें हैं। सोंग किंगशू पहले से ही बहुत दयालु था, लेकिन इस आदमी ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें उसकी मदद की ज़रूरत ही न हो, जिससे वह बहुत असहज हो गया। सौभाग्य से जब उसने जिया किंग को एक युवती की तरह व्यवहार करते देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उसके पीछे चल दिया। अपने शिष्यों से सूचना मिलने के बाद यू बुकुन को पता चला कि तलवार गुट का मुखिया स्वयं मिलने आया है। यू बुकुन ने जल्दी से उनका अभिवादन किया, लेकिन वह आश्चर्यचकित था, दोनों गुटों ने दशकों से एक दूसरे से संपर्क नहीं किया है। तो अब क्यों? सोंग किंगशू ने बीच में एक व्यक्ति को देखा जो हरे रंग के वस्त्र पहने हुए एक विद्वान की तरह दिख रहा था, जिसकी ठुड्डी के नीचे लंबी दाढ़ी थी। उसके चेहरे से धार्मिक आभा निकल रही थी। सोंग किंगशू ने सोचा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस व्यक्ति को वुलिन में सज्जन तलवारबाज के नाम से जाना जाता था। वह अपनी शान शौकत बनाए रखने में माहिर था। समूह का स्वागत माउंट हुआ संप्रदाय के चोंगशियाओ हॉल में हुआ। मू रेनकिंग ने दशकों से जेड मेडन पीक पर कदम नहीं रखा था। रास्ते में परिचित घास और पेड़ों को देखकर वह मानो किसी समाधि में लीन हो गया था। जब मू रेनकिंग ने लटकती पट्टिका पर तलवार की शक्ति आकाश की ओर उठती है शब्द देखे तो वह अपने भावों पर काबू नहीं रख सका और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मू रेनकिंग के उत्साहित चेहरे को देखकर यू बुकुन भी भावुक हो गया और हल्के से खांसते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि सीनियर ब्रदर मू इस यू से क्या चाहते हैं? अपनी बात पूरी करने से पहले ही युए बुकुन ने कोने में बैठे सोंग किंगशू पर एक नज़र डाली।
और मानो उसने किसी राक्षस को देख लिया हो, उसने अपनी तलवार निकाली और सोंग किंगशू की ओर इशारा करते हुए दांत पीसते हुए कहा, सम्राट के कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। माउंट हुआ संप्रदाय के शिष्यों को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु को तलवार निकालते देखा तो वे भी सोंग किंगशू को बीच में घेर लिया। अरे अरे संप्रदाय प्रमुख यू, मैं आपको इतना नहीं जानता, अगर आपने मुझे ऐसा कहा तो मैं आप पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। सोंग किंगशू उसके आरोपों से निराश हो गया। ताई पर्वत की लड़ाई में तुमने किंग दरबार के कुत्ते के रूप में ताई पर्वत संप्रदाय को किंग दरबार के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोही सेना के नेता स्वर्ण सर्प राजा को मार डाला। रुको रुको, सोंग किंगशू ने जिया किंग की ओर मुड़कर देखा। उसका भावहीन चेहरा देखकर वह मन ही मन घबरा गया। जैद सम्राट शिखर पर इस सोंग ने तुम्हारे भेजे हुए गुरुओं को निष्पक्ष और ईमानदारी से हराया, इसमें क्या गलत है। जहां तक स्वर्ण सर्प राजा की मृत्यु का सवाल है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। धिक्कार है, मुझ पर इतना बड़ा दोष मत डालो। किनारे पर खड़े मू रेनकिंग ने चट्टान पर मौजूद फैंग की ज्ञान के बारे में सोचा, इसलिए वह कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता था और उसने जल्दी से समझाते हुए कहा, पंथ प्रमुख युवा मास्टर सॉन्ग का इस यात्रा में कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। इस मुंह ने उनसे माउंट हुआ संप्रदाय का एक बड़ा रहस्य सीखा है। मैं यहाँ पंथ प्रमुख यू से सहयोग मांगने आया हूँ। ओह, युए बुकुन का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने जल्दी से अपना सिर उठाया और अपने शिष्यों को निर्देश दिया, तुम सब पहले बाहर जाओ। हाँ, माउंट हुआ संप्रदाय के शिष्यों का वह समूह पीछे हट गया। यहाँ मेरी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, आप लोग आराम से बात कर सकते हैं, मैं पहले थोड़ी ताज़ी हवा लेने बाहर जाता हूँ। सोंग किंगशू खड़ा हुआ, अंगड़ाई ली और अकड़ते हुए बाहर चला गया। शिया किंग उसे रोकना चाहती थी, लेकिन एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने केवल दरवाजे पर उसकी पीठ को ओझल होते हुए देखा। चोंगशियाओ हॉल से बाहर निकलते हुए सोंग किंगशू ने मार्शल आर्ट अभ्यास मैदान में संप्रदाय के शिष्यों पर एक नज़र डाली और उत्सुकता से पूछा, तुम में से लिंगहू चोंग कौन है। अभ्यास स्थल पर मौजूद शिष्य घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक सुंदर लड़की ने अपना सिर बाहर निकाला और पूछा, आप बड़े भाई को क्यों ढूंढ रहे हैं। इस लड़की का चेहरा बेहद खूबसूरत था और उसकी आंखें काली थीं। सोंग किंगशू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह जरूर मिस यू होंगी। ये विनम्र व्यक्ति लिंगहू चोंग का दोस्त है और मैं उसके साथ एक ड्रिंक पीना चाहता हूँ। हम झूठ बोलना बंद करो, यू लिंगशान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम तो मेरे बड़े भाई को जानते तक नहीं हो, तुम उनके दोस्त कैसे हो सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस यू को ये पता ही न हो कि इस दुनिया में सद्भावना दिखाने के कई तरीके होते हैं। सोंग किंगशू हंसते हुए बोली, मैं न केवल लिंगहू चोंग की दोस्त हूँ, बल्कि यह भी जानती हूँ कि वह एक खास लड़की के बारे में बहुत सोच रहे हैं। युए लिंगशान भी अपने बड़े भाई के इरादों के बारे में कुछ न कुछ जानती थी। जब उसने सोंग किंगशू को ये कहते सुना तो वह शर्म से लाल हो गई। वह खंडन करने ही वाली थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कितने असभ्य शब्द हैं। ठंडी आवाज में सुंदर भौहों और आकर्षक रूप वाला एक युवक भीड़ से बाहर आया और अपने पीछे युए लिंगशान की रक्षा करने लगा। तुम पुरुष हो या स्त्री। सोंग किंगशू ने उसे खाली निगाहों से देखा। उस युवक को अपने जीवन में सबसे ज्यादा इस बात से नफरत थी कि उसे औरत समझा जाए। ये शब्द सुनकर वह क्रोधित हो उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और अपने प्रतिद्वंदी पर वार किया, लेकिन जब तलवार की नोक प्रतिद्वंदी से 3 इंच आगे रह गई तो वह आगे नहीं बढ़ सका। सोंग किंगशू की 2 उंगलियां कांप उठीं और एक प्रबल ऊर्जा प्रवाहित हुई। युवक को केवल इतना महसूस हुआ कि उसके हाथ सुन्न हो गए हैं और वह तलवार को हाथ में नहीं पकड़ पा रहा है। उसका शरीर अस्थिर हो गया और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। युए लिंगशान ने तुरंत आगे बढ़कर उसका समर्थन किया। भीड़ में मौजूद वरिष्ठ भाइयों के समूह ने सोंग किंगशू को भयभीत होकर देखा। दूसरे पक्ष द्वारा प्रदर्शित मार्शल आर्ट उनकी समझ से परे थी। तलवार पर खुदे हुए माउंट हुआ लिनपिंगजी को देखकर सोंग किंगशू कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना सिर उठाया और दोबारा लिनपिंगजी की ओर देखा। जब उसने मूल पुस्तक पढ़ी तो उसे लगभग लगा कि यह व्यक्ति द स्माइलिंग प्राउड वानर का नायक है। हालांकि लिनपिंगजी के चेहरे पर एक कमजोर स्त्रीत्व का भाव झलकता था, लेकिन उसका हृदय साधारण रूप से दृढ़ था। जब सोंग किंगशू हताश थी तब लिनपिंगजी के इस वाक्य, मैं चोर बनने की बजाय भिखारी बनना पसंद करूंगा, ने उसे लंबे समय तक क्रोधित कर दिया। सोंग किंगशू लिनपिंगजी की शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक था, लेकिन दुर्भाग्यवश मूल पुस्तक में उसके मन में लिनपिंगजी के प्रति गहरी दुश्मनी थी। जब उसे पता चला कि उसके प्रिय गुरु ने उसे अपने परिवार की बिकसी तलवारबाजी की नियमावली के लिए इस्तेमाल किया है, तो यह उज्ज्वल और ईमानदार नायक एक अंधकार में और कपटी खलनायक में बदल गया। लिनपिंगजी हो, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सोंग किंगशू पीछे मुड़ा और कुछ कदम चला। पीछे कोई हलचल न देखकर वह ठंडी सी आवाज में बोला, क्या बात है, हिम्मत ही नहीं हुई। दुनिया के कोने कोने में रहने वाले लोग लिन परिवार की बिकसी तलवारबाजी की नियमावली को पाने की लालसा रखते थे।
जब उसने देखा कि सोंग किंगशू उसे पहचान रही है तो उसने अनजाने में सावधानी बरती, लेकिन जब उसने दूसरे पक्ष का ताना सुना तो उसने गुस्से से कहा, मैं हिम्मत क्यों न करूं। उसने यू लिंगशान को पीछे खींचने से रोकने के लिए हाथ हिलाया। उसके कदम दृढ़ता से सोंग किंगशू के पीछे पीछे चलने लगे। जब दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो लिन पिंगजी ने देखा कि आसपास कोई नहीं है। उसने अपना सिर उठाया और कहा, आप किस बारे में बात करना चाहते थे। सोंग किंगशू ने पीछे मुड़कर लिन पिंगजी को घूर कर देखा और उसे गौर से निहारा। ये देखकर कि दूसरा पक्ष अधीर हो रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, मैं तुम्हारी शारीरिक बनावट देखकर दंग रह गया, तुम जरूर मार्शल आर्ट के धुरंधर होगे। ब्रह्मांड में न्याय और शांति की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। लिन पिंगजी ने बस सतर्कता से उसकी ओर देखा और कुछ नहीं बोला। सोंग किंगशू ऊब गया था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कितना संदिग्ध दिख रहा है, इसलिए उसने आगे कहा, मेरे पास तलवारबाजी की कुछ तकनीकें हैं और मैं तुम्हें तलवारबाजी की पूरी कला सिखाऊंगा। अगर तुम इसे सीखना चाहते हो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। बोलने के बाद दूसरे पक्ष के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने अपनी लकड़ी की तलवार तैयार की और तलवार को हल्के से चलाया। पहले तो लिन पिंगजी को लगा कि दूसरा व्यक्ति उसे चिढ़ा रहा है, लेकिन कुछ देर देखने के बाद उसने पाया कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में उसे तलवारबाजी की उत्कृष्ट तकनीक दिखा रहा था और यह उसके गुरु द्वारा आमतौर पर सिखाई जाने वाली तकनीक से कहीं अधिक उन्नत थी। सोंग किंगशू की चालों का अनुसरण करने की कोशिश करते हुए लिन पिंगजी के माथे पर हल्का पसीना आ रहा था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसे कोई चाल याद आ रही है और फिर वह उसे भूल जाता है। दर्जनों चालें याद करने के बाद भी वह पहले से याद की हुई चालें भी भूल जाता था। उसके सामने एक गहन मार्शल आर्ट थी, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में अंतहीन अफसोस और निराशा स्वतः ही उत्पन्न हो रही थी। सोंग किंगशू ने अपना प्रदर्शन समाप्त करने के बाद पसीने से तरबतर लिन पिंगजी की ओर देखा और पूछा, तुम्हें कितना याद रहा। लिन पिंगजी के होंठ दांतों से काटे जाने के कारण खून से लथपथ थे और उसने गुस्से से कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। इस बार सोंग किंगशू के अचंभित होने की बारी थी और उसने अवचेतन रूप से कहा, मैं वास्तव में आपको स्वदेवता के रूप में पूजना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर लिन पिंगजी और भी शर्मिंदा हो गया। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा लाल से नीला पड़ गया, फिर इतना पीला पड़ गया कि वह मुर्दे जैसा दिखने लगा। लिन पिंगजी को देखकर सोंग किंगशू मानो सम्मोहन में चला गया। उसे अपने पिछले जन्म का एक दृश्य याद आया, जब वह अचानक ही एक मार्शल आर्टिस्ट से मार्शल आर्ट सीखने चला गया था। सीखने से पहले उसने कल्पना की थी कि वह मार्शल आर्ट उपन्यासों के नायकों की तरह एक प्रतिभाशाली है और वह इसे देखकर ही सीख सकता है। परिणामस्वरूप मार्शल आर्टिस्ट ने उसे एक के बाद एक कई दांव सिखाए। 7-8 दांवों के बाद वह पहला दांव भूल गया। वास्तविकता से उत्पन्न निराशा ने उस घटना को हमेशा के लिए अविस्मरणीय बना दिया। क्या लिन पिंगजी एक साधारण व्यक्ति नहीं था, जिसके पास नायक की तरह कोई खास सुरक्षा कवच नहीं था? सोंग किंगशू ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया, तुम्हारा मार्शल आर्ट का स्तर अभी बहुत कम है और इन उन्नत तलवारबाजी तकनीकों को न याद रखने के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देती। खैर, मेरे पास एक और तरीका है, तुम्हें बस मेरी आंखों में देखना है। लिन पिंगजी ने अचेतन रूप से अपना सिर उठाया और सामने वाले की गहरी और काली पुतलियों को देखा। उसकी आंखें अचानक स्तब्ध रह गईं और ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से एक खालीपन में प्रवेश कर गया हो। अचानक सोंग किंगशू की आकृति उसके सामने प्रकट हुई और दूसरे पक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सम्मोहन तकनीक का उपयोग करके तलवार चलाने की तकनीक को तुम्हारे मन में अंकित कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि यह अभी तुम्हारी अपनी नहीं है, इसलिए ये केवल तुम्हारे संदेह के समय तुम्हारे लिए सुविधाजनक होगी। फिलहाल ये तुम्हारे ज्ञान के लिए उपयोगी है। जब तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे तभी तुम वास्तव में इस तलवार चलाने की तकनीक को सीख पाओगे। लिन पिंगजी ने स्तब्ध अवस्था में ये सुना और उसके मन में तरह तरह के संदेह उठने लगे। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्तब्धता में हो। लेकिन उसे हर बात स्पष्ट रूप से याद थी। उसके कानों में उंगलियां चटकाने की आवाज आई। लिन पिंगजी नींद से जाग उठा। एक पल में ही तलवारबाजी की हर चाल और हर शैली उसके दिमाग में स्पष्ट हो गई और वह आश्चर्य से सोंग किंगशू की ओर देखने लगा। मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। तुम्हारी मार्शल आर्ट की बुनियाद बहुत कमजोर है। युकांगहाई से बदला लेने के लिए तुम्हें इस तलवारबाजी तकनीक का 3 साल तक अभ्यास करना होगा। याद रखना, अगर तुम इस बीच माउंट हुआ संप्रदाय की आंतरिक तकनीकें सीख लो और आंतरिक शक्ति को आधार बना लो तो तुम्हें आधे प्रयास में दुगुना परिणाम मिल जाएगा। सोंग किंगशू ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीरता से उसे याद दिलाया। गोब्लिन युकांगहाई किंगचेंग संप्रदाय का नेता है। लिन पिंगजी द्वारा झगड़े में गलती से उसके बेटे की हत्या करने के बाद उसने किंगचेंग संप्रदाय का नेतृत्व करते हुए लिन परिवार का नरसंहार किया था। 3 साल। लिन पिंगजी आश्चर्य से भर उठा। अपनी वर्तमान मार्शल आर्ट की गति के साथ उसे डर था कि शायद वह वृद्धावस्था में मरने से पहले युकांगहाई से बदला न ले पाए। अब सोंग किंगशू ने उसे बताया कि 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह अपनी मनचाही चीज पा सकता है। भला वह इतना खुश क्यों न होता।
वैसे मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में जो बातें बताई हैं उनके बारे में किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपने गुरु को भी नहीं। धूर्त युए बुकुन के बारे में सोचते हुए सोन किंगशु अभी भी थोड़ा चिंतित था। जी हाँ, आपकी महान दया और महान सद्गुण को मैं कभी नहीं भूलूंगा। लिनपिंग जी जमीन पर घुटने टेक कर 3 बार आदरपूर्वक प्रणाम किया। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए यह बस एक छोटा सा प्रयास है। सोन किंगशु छिपने के लिए एक तरफ मुड़ गई। दानदाता के लिए तो ये कुछ भी नहीं था, लेकिन पिंगजी के लिए ये जीवन का एक नया मौका है। लिन पिंगजी ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, जल्दी वापस जाओ, वरना मिस यू परेशान हो जाएंगी। सोन किंगशु ने मजाक में कहा। लिन पिंगजी का चेहरा लाल हो गया। वह प्रशिक्षण मैदान की ओर कुछ ही कदम बढ़ा पाया था कि अचानक मुड़कर उसने जटिल भाव से पूछा, उस उपकारी ने मेरी मदद क्यों की? असल में हम दोनों ही दयनीय इंसान थे, शायद इसीलिए मुझे तुम्हारे प्रति सहानुभूति महसूस होती है। ये शब्द कहते समय सोन किंगशु मानो इस दुनिया से अलग हो गया हो। लिन पिंगजी ने मानो कुछ समझ ही न आने का नाटक करते हुए सिर हिलाया और दौड़कर आ रही युए लिंगशान का अभिवादन किया। चोंगशियाओ हॉल में वापस आकर यू बुकुन और मू रेनकिंग ने पहले ही बातचीत कर ली थी और कॉग्निशन क्लिफ पर फैंग किंग्यांग से एक साथ मिलने का फैसला कर लिया था। यद्यपि फैंग किंग्यांग तलवार गुट से संबंधित था, युए बुकुन ने सोचा कि यदि कोई तलवार मास्टर हुआ पर्वत पर एकांत में रहता है तो उसे स्वाभाविक रूप से पूरे दिन इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हुआ पर्वत संप्रदाय को जुओ लिंगचान द्वारा सीधे नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए वह भी फैंग किंग्यांग के अस्तित्व को साबित करने के लिए कॉग्निशन क्लिफ जाने के लिए उत्सुक था। जब समूह संज्ञान चट्टान पर पहुंचा तो मू रेनकिंग ने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी आवाज पूरे पहाड़ पर फैला दी। माउंट हुआ तलवार संप्रदाय के वंशज मू रेनकिंग चाचा गुरु से मिलने की अनुमति मांगते हैं। यूबुकुन मन ही मन इस बात की प्रशंसा कर रहा था कि यद्यपि तलवार गुट मुख्य रूप से तलवारबाजी और गति तकनीकों का अभ्यास करता था, फिर भी उनके द्वारा अभ्यास की जाने वाली आदिम अराजकता कौशल क्यूई गुट की आंतरिक ऊर्जा संवर्धन तकनीकों से कमतर नहीं थी। मू रेनकिंग ने लगातार 3 बार चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। समूह ने एक दूसरे को देखा और सोन किंगशु को घूरने लगे। शिया किंगकिंग के चेहरे के भाव देखकर सोन किंगशु ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कंधे उचकाते हुए कहा, प्यार के लिए मैं क्या क्या नहीं करता। बोलने के बाद उसने अपने दांतियान का उपयोग किया और भी अधिक आंतरिक शक्ति से चिल्लाया, बूढ़े फैंग, मैं फिर से लौट आया हूँ। पिछली बार मैं लापरवाह था और तुम्हारे दांव से हार गया था, इस बार मैं दया नहीं दिखाऊंगा। आओ आओ आओ, हम 3 बार और 100 राउंड लड़ेंगे। शिया किंगकिंग के चेहरे पर एक काली लकीर उभर आई और माउंट हुआ संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे बिगड़ गए। उसी क्षण एक ठंडी सी आवाज सुनाई दी, तुम अपनी ताकत को जरूरत से ज्यादा आंकते हो। आवाज धीमी और कमजोर लग रही थी, लेकिन सोन किंगशु की गर्जना के बावजूद वह स्पष्ट रूप से सभी के कानों तक पहुंच गई। युए बुकुन का चेहरा बदल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चरम सीमा तक अभ्यास की गई आदिम अराजकता कौशल ऐसी अवस्था तक पहुंच सकती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सफेद दाढ़ी और हरे वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति एक बड़ी चट्टान के कोने पर प्रकट हुआ, जिसके चेहरे पर उदासी और सुनहरे रंग का भाव था। शिष्य मू रेनकिंग, यू बुकुन गुरु फैंग को प्रणाम करता है। उनकी शक्ल देखकर भले ही उन पर उम्र के निशान थे, फिर भी तलवारबाजी के उस्ताद को पहचानने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। फैंग किंग्यांग ने अपनी आस्तीनें लहराईं और उन दोनों को केवल एक कोमल ऊर्जा का एहसास हुआ जिसने उन्हें ऊपर उठा लिया और वे उसकी और भी अधिक प्रशंसा करने लगे। दोनों गुटों के प्रमुखों को देखते हुए फैंग किंग्यांग के चेहरे पर जटिल भाव थे और उसने आह भरते हुए कहा, मैं तलवारबाजी की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाया, जिसके कारण तलवार गुट लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया। तलवार गुट के लोगों का सामना करने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं रही। आज अगर ऐसा नहीं होता तो। इतना कहकर उसने सोन किंगशु को गुस्से भरी निगाहों से देखा। सोन किंगशु ने उस भाव को देखकर अपने रोंगटे खड़े कर लिए और झट से शिया किंगकिंग को आगे धकेलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तो तुम्हारी शिष्या को तुमसे कुछ पूछना है और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके।